सबसे पहले तो I, Mohammad Waqas Zulfikar, formally welcome you all in the second lecture of Gender Studies for CSS and PMS. And you are here on the platform of Rising Sindh, Misbah Zulfikar Talent Exploration Program. जैसा कि आप लोगों को पता है कि बुक्स के काफी सवाल लड़कों ने और फिर बच्चियों ने पूछे हैं कि व्हाट बुक शुड वी बी रीडिंग, तो बुक्स का भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन एंड जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान से लेक्चर पूरा, और फिर मैं आपको सारी डिटेल्स बुक्स के बारे में भी बताता हूं। सो बिफोर गोइंग अहेड इन आवर टुडेज लेक्चर, लेट मी टेल यू अबाउट द बुक्स कि बुक्स का क्या करना है आपने। देखें जी, अगर आप सीएसएस को जितना एक्सपेंड करेंगे सीएसएस उतना एक्सपेंड होगी। यानी आपको पता नहीं होता कि आई हैव सीन माय फ्रेंड्स जो पूरा पूरा साल पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ते हैं, पूरा पूरा साल जेंडर स्टडीज पढ़ते हैं, जेंडर स्टडीज खत्म करने में उनको 2 महीने लग जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे कीप ऑन एक्सपेंडिंग देयर नॉलेज फॉर नो गुड रीजन। आपने सीएसएस के लिए बड़ा स्पेसिफिक और टू द पॉइंट पढ़ना होता है। यानी पता नहीं, मुझे लोगों की समझ नहीं आ रही क्यों उनको बुक्स की इतनी जल्दी है कि बुक्स मिलें, बुक्स मिलें, बुक्स मिलें, बुक्स मिलें। यार आपको बुक्स की क्या जरूरत है जब आपके पास ये सारे हेडर्स मौजूद हैं। आपने अपना आंसर किस तरह बनाना होता है? ऑल यू हैव टू डू इज टू प्रेजेंट योर एंटायर आंसर इन द हेडिंग्स। ये सारी हेडिंग्स हैं, ये पूरे पूरे जवाब है आपके पास। व्हाई टू स्टडी जेंडर स्टडीज, दिस इज एंटायर आंसर ऑफ इट। अब इस हर लाइन के नीचे आपने 4 सेंटेंसेस लिखने हैं, एक एग्जाम्पल देना है और बात खत्म कर देनी है। व्हाई टू गो फॉर अ होल लॉट ऑफ बुक्स। सो अगर जहां पे बुक्स की जरूरत होगी हम खुद बता देंगे आपको। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपको ऐसी चीजें भी नहीं मिलेंगी, बिकॉज दिस इज एन अमलगमेशन ऑफ 4 to 5 बुक्स। अब जब मैंने वो 4-5 किताबें पढ़ ली हैं तो व्हाई यू शुड बी रीडिंग दोज बुक्स। फिर मेरे होने का क्या फायदा हुआ? फिर राइजिंग सिंध के होने का क्या फायदा हुआ? यही तो बात है कि व्हेन यू हैव सम मेंटोरिंग एंड गाइडेंस आपका काम आसान हो जाता है। इज्जत से ये 7-8 हेडर्स याद कर ले और बात खत्म करें। अगर इनमें से कोई हेडर ना आए समझ में, भाई आप गूगल कर लो व्हाट इज सेक्सुअल ओरिएंटेशन, क्लियर हो जाएगा कि वुमेन स्टडीज गेव द पीपल, वुमेन स्टडीज रेस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। बात खत्म। नाउ अब मैं इसके लिए आपको क्या किताब बताऊं कि इसके लिए आप जाके कोई किताब पढ़ें। और ये जो हमारे टॉपिक्स थे, जो फर्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स थे, ये तो पाकिस्तान में आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं। आई चैलेंज यू, दे डोंट टेल यू व्हाट इज रियली वुमेन स्टडीज। इतना मवाद आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज, व्हाई टू स्टडी जेंडर स्टडीज, स्कोप ऑफ जेंडर स्टडीज, ये 6 हेडर्स, ये 8 हेडर्स। इतने ज्यादा हेडर्स आपको एक जगह में मिल रहे हैं, देन व्हाई टू गो फॉर अनदर सोर्स। अगर फिर भी सोर्सेज, अगर यानी आपने फिर भी अगर सोर्सेज बताने, फिर ऐसा तो मेरे पास बहुत सोर्सेज है आपको डराने के लिए। आई कैन गिव यू सो मच बुक्स, आई कैन गिव यू सो मच पीडीएफ्स, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने अपनी जिंदगी आसान करनी है, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपने पढ़ने हैं। टॉपिक टू टॉपिक हम चलते हैं। हाँ, काफी ऐसी चीजें हैं जेंडर स्टडीज में जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये बुक पढ़ना है, आपने ये बुक पढ़ना है, लेकिन नॉट एवरीवेयर। You don't have to read all the books. So therefore be patient enough. हमें पता होता है, हम खुद भी एस्पायरेंट्स हैं, we know कि कहाँ किताब की जरूरत है, कहाँ किताब की जरूरत नहीं है। हम वो सारी चीजें अपने सामने रख के आपको गाइड करते हैं। So please don't ask these childish questions. सर बुक बताएं, ये बताएं, वो बताएं। सर तौफीक, if you wish to say anything, I can unmute you. लेकिन it's not तौफीक, I guess it's someone else. अच्छा जी, सो देयरफॉर प्लीज गेट आउट ऑफ दिस डिबेट कि यार बुक कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। यानी देयर इज नो सच थिंग इन दैट कि बुक कौन सा हो। आपका काम है जल्दी जल्दी से अपना सब्जेक्ट वाइंड अप करना और जल्दी जल्दी से। अब फॉर एग्जांपल एक थ्योरी है लिबरलिज्म या फिर लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म जब मैं आपको बताऊंगा सारी कि क्या है, बुक में से भी तो आपने वही पढ़ के निकालना है, अंडरलाइन करके वही चीजें निकालनी है। Then why to read an entire book for liberal feminism? फिर उस पे जो critiques हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। Then why to read even critiques from another books? It's so simple. I am making it simple for you. We all, the team Rising Sindh is making things simple for you.
हाँ, अगर आप मुझे कहें कि जो मार्केट का जो डर का बिजनेस है अगर वो मेंटेन करना है तो फिर तो बहुत बुक्स है यार, ये आपको 5-6 किताबें पढ़नी होंगी। द राइज ऑफ पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, द फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो 2020, ये वो इस तरह की फिर बातें मेरे पास बहुत हैं। आप कहें तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन माय जॉब इज टू मेक योर लाइफ इजियर, कि बाबा आप कुछ भी ना करें, ये आर्ग्यूमेंट्स याद कर लें, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स आपके पेपर के आंसर्स हैं। सो देयरफॉर डोंट वरी। अच्छा, व्हाई टू सपोर्ट इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच, ये 7 आर्ग्यूमेंट्स मैंने दे दिए हैं आपके, कि अगर क्या पता पेपर में सवाल आ जाए कि आप ऑटोनॉमी को मानते हैं या इंटीग्रेशन को मानते हैं, अगर मेरे पास ये 7 हेडर्स मेरे माइंड में होंगे, मैं कहूंगा भाईजान मैं इंटीग्रेशनिस्ट को मानता हूं, ये 7 पॉइंट्स हैं, बात खत्म हो जाएगी। अगर इन पॉइंट्स में आपको लगे कि वकास ने कोई गलती की है, देन आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, लेकिन बिफोर शेयरिंग एनीथिंग आई थिंक ऑन इट फॉर 1000 टाइम्स, because this is a responsibility. स्टेटस ऑफ वुमेन एंड जेंडर स्टडीज, आप काफी पुराने स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, उन्होंने उनको पता होगा कि ये ऐसी चीजें मिलती नहीं है कहाँ पे। सो देयरफॉर डोंट वरी, आपको जो मिल रहा है आप ये अगर समझ लें, आपका पेपर इंशाल्लाह 70+ मार्क्स में हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जहां जरूरत पड़ेगी आई वुड टेल यू, डोंट वरी। अच्छा जी, अब आते हैं हम स्टेटस ऑफ वुमेन या फिर जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान। लेट मी टेल यू गाइस कि पाकिस्तान में सबसे पहले वुमेन स्टडीज स्टार्ट हुआ था। पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज बिल्कुल बाद में स्टार्ट हुआ है, और आपके सिलेबस में भी स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज दिया हुआ है, स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज नहीं है, और दोनों में फर्क है। इसका मतलब है सिर्फ खवातीन, सिर्फ औरत, और इसका मतलब है कि बाकी के भी जेंडर्स हैं, कि there are not only women around us, there are lesbians, there are gays, there are bis, there are so many other identities as well. So therefore इन दोनों वर्ड्स को यूज करने में थोड़ा फर्क जाना करें, थोड़ा फर्क पहचाना करें, बड़ा फर्क है। लेकिन आपको पता है पेपर में वो कुछ भी पूछ सकता है। अब सिलेबस में स्टेटस ऑफ वुमेन है ही नहीं, लेकिन इन 2017 एग्जामिनर ने पूछ लिया कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज इन पाकिस्तान, और फिर उसके आगे ही उसने पूछा है कि आप ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन डिबेट में यकीन रखते हैं। यानी आप मुझे बताएं कि हमने जो इनिशिएटिव वुमेन स्टडीज से स्टार्ट किया था, लेकिन हमने उसको बाद में जेंडर स्टडीज कर दिया, यानी ऑटोनॉमी से हम इंटीग्रेशन में आ गए। आप बताएं आपके क्या ख्यालात हैं? कितना प्यारा सवाल था अगर आपके पास सेंस होता। चलें जी, अब आते हैं इस वाले सवाल पे। जब भी आपके पास पेपर में पूछे स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज बताएं या फिर स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज बताएं, इसका आंसर ये सेम ही होगा जो आपको मैं बताने लगा हूं, क्योंकि दोनों की बुनियाद एक साथ एक जैसी स्टार्ट हुई थी। बस 2004 में जाके कुछ चेंजेस आती हैं जो हम आज पढ़ेंगे, उसके बाद जेंडर स्टडीज स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द हिस्टोरिकल एफर्ट्स टू इनिशिएट जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान। अगर पेपर में जेंडर स्टडीज आए तो यहाँ पे जेंडर स्टडीज लिख दें, अगर पेपर में वुमेन स्टडीज आए तो यहाँ पे वुमेन स्टडीज लिख लें। पॉलिटिकल एफर्ट्स टू इनिशिएट वुमेन और जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान। इन 1948 बेगम जहान आरा शाहनवाज, नाउ बेगम जहान आरा शाहनवाज इज अ वेरी बिग नेम। जब हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि बेगम जहान आरा के क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थे, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना ही समझे जितना लिखा हुआ है। She protested for economic opportunities for women. Resultantly, PM Liaquat Ali Khan intervened and passed Muslim Personal Law of Sharia. Now, what is Muslim Personal Law of Sharia? Muslim Personal Law of Sharia ने औरत को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का हुकूक दिया, औरत को बिजनेस करने का हुकूक दिया, क्योंकि पाकिस्तान जब कॉलोनियल पाकिस्तान था तब औरत के पास ना प्रॉपर्टी राइट्स थे, ना वोटिंग राइट्स थे, ना फिर कोई से थी, ना हेल्थ में, ना इलेक्शंस में, किसी में भी। सो देयरफॉर प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान पास्ड मुस्लिम शरिया लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ ऑफ शरिया व्हिच अलाउड वुमेन टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। यहां से एक सेंस ऑफ अवेयरनेस स्टार्ट होता है कि यार देयर शुड बी अ सब्जेक्ट, एक ऐसा मजमून होना चाहिए, एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन होना चाहिए जो औरत को औरत के बारे में बताए। सो देयरफॉर राइट आफ्टर दैट सिविल सोसाइटी जो थी हमारी, दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग। इन 1983 एक ग्रुप बना था वुमेन एक्शन फोरम के नाम से। वुमेन एक्शन फोरम was a forum which stood against Ziaul Haq
ये ज़ियाउल हक के खिलाफ खड़े हुए थे। जब हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान पढ़ेंगे तब हम इन सबको डिटेल से भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ ये जान ले कि एक ग्रुप ऑफ वुमेन था जिनका नाम था वुमेन एक्शन फोरम, ये भी खड़े हो गए और इन्होंने पहली दफा डिमांड की कि देयर शुड बी अ वुमेन एकेडमिक डिसिप्लिन। याद रखिए इस टाइम में दुनिया में सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म थोड़ा ही टाइम पहले खत्म हुई थी, तो उसका भी इंपैक्ट था इनके पास। सो देयरफॉर जब हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का पाकिस्तान में इंपैक्ट पढ़ेंगे तभी भी ये बात फिर भी हमारे सामने आएगी। सो देयरफॉर डोंट वरी, ये जो सारा कुछ मैसअप है, उसकी बात, इसकी बात, उसकी बात, मेरा काम है उन सबको सीधा करके आपके सामने रखना। फिर इन 1989 वुमेन डेवलपमेंट डिवीजन एक एक मिनिस्ट्री बनाई गई, प्रॉपरली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक डिवीजन बनाया गया जिसका नाम रखा था उन्होंने वुमेन डेवलपमेंट डिवीजन। दिस प्रपोज द इंडक्शन ऑफ वुमेन स्टडीज इन द कंट्री। उन्होंने कहा कि यार एक सिलेबस होना चाहिए जो वुमेन स्टडीज के नाम से हो, जो औरतों के हुकूक के बारे में हो, जो औरत के बारे में हो कि हाउ अ वुमेन इंटरेक्ट्स इन सोसाइटी, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ वुमेन ऑन अ सोसाइटी। फिर लीगल एफर्ट्स भी किए गए। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, यही सेम मिनिस्ट्री इन 1989 पास्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक्ट। इन्होंने एक एक्ट पास करवाया असेंबली से जिसका नाम था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक्ट। अब वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के एक्ट के तहत से देयर वर 5 इंस्टीट्यूशंस के यार भाईजान 5 ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से हो और वो वुमेन स्टडीज को प्रमोट करें। ये आपके जो 5 सेंटर थे वो बनने थे लाहौर में, कराची में, पेशावर में और क्वेटा में, फिर इस्लामाबाद में। लेकिन आपको फिर एक मजे की बात बताऊं, इन 5 सेंटर्स में से सिर्फ एक ही सेंटर चला, बाकी सारे सेंटर्स बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था। ओनली कराची सेंटर हैड परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए कितना सारा कुछ मुश्किल था, लेकिन फिर भी स्लोली एंड ग्रेजुअली वी वन द मैच, वी वन द रेस, and now we are having a proper academic disciplines. Then in 1991 Pakistan's Association for Women Studies was formed. अब जब ये एसोसिएशन बनी तब यानी हमने वुमेन स्टडीज को बाकायदा तरीके से इन सेंटर्स को इनॉग्रेट किया और फिर हमने बाकायदा वुमेन स्टडीज को पढ़ना स्टार्ट किया। ये जो पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर वुमेन स्टडीज बनी है, इनका काम था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एसोसिएशन was to empower women through education, social equalities, economic rights, and social justice. इसके कुछ और भी जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस थे, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो 5 सेंटर्स हमने बनाए थे, उनके अगर आपसे क्या पता एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव्स पूछ ले क्या क्या मकसद था कि हमने वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, हो सकता है एग्जामिनर है, ही और शी कुड आस्क एनीथिंग। तो नंबर 1, to introduce and promote the subject of women studies in Pakistan. Number 2, to develop some introductory or foundation courses in women studies for university students. Number 3, to promote research on women in development. औरत का डेवलपमेंट में क्या किरदार हो सकता है, उसके लिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए। To critically evaluate the factors behind women inequality. Identify, replicate, and translate the course at the university and high school level to incorporate knowledge on women. देखें अभी तक हमारे पास सिर्फ रेडिकल अप्रोच चल रही है, वुमेन 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 एंड वुमेन। अभी तक पाकिस्तान ने बाकी जेंडर्स को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर आगे चल के कुछ ऐसा होता है कि पाकिस्तान ने जेंडर स्टडीज पे शिफ्ट मार लिया। अच्छा, अब देखते हैं कि वुमेन स्टडीज पाकिस्तान में कहां होती है, फिर जेंडर पे भी आते हैं। पाकिस्तान में वुमेन स्टडीज सबसे पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने वुमेन स्टडीज में एमएससी का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम इनिशिएट किया कि घर बैठे औरत ऑनलाइन किस तरीके से मास्टर्स की डिग्री हासिल कर सकती है। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी मेड अ वुमेन स्टडीज एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट टू बी टॉट इन ऑल डिपार्टमेंट्स। Institute of Women Studies Lahore was established in 1986 and they started teaching women studies as an academic discipline. KU ने, Karachi University ने, the University of Karachi, or you can say that, offered, yes, is still offering a 5 years bachelor's program in women studies. The Grammar School of Lahore
incorporated women studies as a course at intermediate and secondary level in 1988. यानी अभी तक बात सिर्फ औरत की चल रही है। फिर आता है जी आपका स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान। देखें, मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक्ट पास हुआ था। अब उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाले एक्ट के तहत ही 2004 में पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज का आगाज होना स्टार्ट हो गया। उसी एक्ट को हमने औरत से लेके ट्रांसफॉर्म कर दिया जेंडर में, क्योंकि पाकिस्तान ने तब जाके देखा था कि नाउ देयर आर अदर आइडेंटिटीज एज वेल, एंड सो देयरफॉर टू एड्रेस ऑल दोज अदर आइडेंटिटीज वी शुड बी शिफ्टिंग फ्रॉम वुमेन स्टडीज फ्रॉम ऑटोनॉमी डिबेट टू इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच। सो देयरफॉर वी इनिशिएटेड जेंडर स्टडीज। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो आज भी आपको जेंडर स्टडीज में बैचलर्स करवाती हैं। ये वो स्टडी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको मास्टर्स करवाती हैं। आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा। अब मैं क्या यूनिवर्सिटीज के नाम लूं बार बार। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो एमफिल कराती हैं। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो पीएचडीज करवाती हैं। लेकिन आपको पता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतने सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होने के बावजूद भी, इतने सारे हुकूक होने के बावजूद भी लोग जेंडर स्टडीज को परस्यू नहीं करते, और पाकिस्तान हमेशा थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट क्यों आता है जब वुमेन जब हम जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में देखते हैं विच इज गिवन बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो उसके कुछ रीजंस, क्या पता आपसे एग्जामिनर फिर रीजंस पूछ ले कि गिव मी द रीजंस ऑफ वुमेन, द पुअर स्टेट ऑफ जेंडर और वुमेन स्टडीज इन पाकिस्तान। फिर आपने रीजंस देने हैं। देखें, जब आपके पास हर चीज वन बाय वन आ रही है, देन व्हाई टू गो फॉर बुक्स। अगर फिर भी किसी को बुक्स पढ़ने का शौक है तो मेरे पास बहुत किताबें, आई कैन गिव यू सो मेनी बुक्स, लेकिन मर्जी आपकी, जैसा आपको बेहतर लगे। नंबर 1, द लैक ऑफ फुल टाइम डायरेक्टर्स टू ओवरसी वुमेन या जेंडर स्टडीज इन द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन एंड जेंडर स्टडीज। ये जो 2004 वाला है और ये जो आपका 1980s वाला है, इन दोनों में फुल टाइम डायरेक्टर्स ही नहीं है। ये हमेशा इन्होंने ओवरसी के लिए कोई एक्टिंग डायरेक्टर रख लिया, किसी को कह लिया कि यार फिलहाल तुम चला लो। सो दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। वेरी फ्यू सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट्स हैव इंट्रोड्यूस्ड द कोर्स इन जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज पे काफी कम कोर्सेज स्टार्ट हुए। देयर शुड बी मोर कोर्सेज। Networking among 5 centers of excellence for women studies is very weak. ये आपस में ना मिलते हैं, ना आपस में कोई चीज शेयर करते हैं। हालांकि इनमें एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने चाहिए। सिंध की लड़कियां शुड बी गोइंग टू इस्लामाबाद टू टेल देम देयर रूरल पेन्स। वो उनको बताएं कि यार इस्लामाबाद की लड़की के जो गम होते हैं, जो दुख होते हैं, जो दर्द होते हैं, वो अलग हैं। द प्रॉब्लम्स व्हिच इज फेस्ड बाय अ वुमन इन लाड़काना आर वेरी डिफरेंट। So therefore they have a very weak understanding, very weak networking as well. The lack of empirical knowledge and research on women and gender studies due to lack of funds. Economic hurdles हैं. Body of research produced from NGOs is not up to the mark. जो NGOs हैं हमारी, वो भी जो काम कर रही हैं, it is not up to the mark. अच्छा, NGOs काम up to the mark क्यों नहीं करें? वही बात है, जब आप जाते हैं गांव में किसी औरत की तरबियत करने, आपके पास जो कंजर्वेटिव एलिट्स होते हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, वो आ जाते हैं कि यार प्लीज ना करें, हम अपनी ख्वातीनों से मिलने नहीं देंगे आपको, हमारे घर की इज्जत है वो घर में ही होती है, घर की इज्जत को हम चूड़ियों और रस्सियों से बांध के घर में ही रखते हैं। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गेटिंग वर्स इन पाकिस्तान। द लेक ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एकेडमिक डिसिप्लिन्स, यानी कोई पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है या तो बिल्कुल कम है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इन द वे ऑफ जेंडर और वुमेन स्टडीज इन पाकिस्तान। मार्जिनलाइज्ड स्टेटस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स डेवलपमेंट है उसको भी हमने बड़ा ही कोई मार्जिनलाइज किया हुआ है। ना उनकी सुनते हैं, ना उनको हम असेंबली में, ना उनको मौका मिलता है कुछ बोलने का। तो इस वजह से जब मिनिस्ट्रीज चुप हो जाती हैं तो फिर खवातीन रोड पे आती हैं और औरत मार्च हो जाता है। सो देयरफॉर ऑल दिस इज हैपनिंग। जिन जिन की वीडियोस ऑन है वो काइंडली अपनी वीडियोस ऑफ कर दें। अच्छा जी, अब बताएं, इज माय वॉइस क्लियर नाउ? बिजली हली हुई यार, बस दुआ क्यों को सीएसपी थे हम तो यूपीएस आना है। अच्छा जी, सो लेट अस कंटिन्यू आवर लेक्चर बैक गाइस।
इंशाल्लाह। अच्छा जी, जिस तरह हमने ये पढ़े, अच्छा अब आते हैं हम अपैथी ऑफ एनजीओ सेक्टर एंड सीईडब्ल्यू। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उनका और एनजीओ के बीच में भी कोई आपस में इतनी कोई अच्छी तालमेल नहीं है। दिस इज ऑल्सो द रीजन व्हाई द स्टेटस ऑफ वुमेन और जेंडर स्टडीज इज portraying a very dismal picture in Pakistan. A section of society views gender and women studies as a western cliché. काफी ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जिनको लगता है कि जेंडर और वुमेन स्टडीज वेस्टर्न प्रोपोगेंडा का एजेंडा है। सो देयरफॉर पीपल आर मार्जिनलाइज्ड। पीपल कहते हैं कि यार इनके ना ये पढ़ने चाहिए ना ये पढ़ाने चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं हम आगे अपने सेकंड लेक्चर में, और फिर इन दी एंड हम आज का जो ऐसे था हमारा बोनस ऐसे हम वो कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर टुडेज क्लास, दैट इज। अच्छा जी, जो आज का हमारा एजेंडा है वो हम देखेंगे कि सेक्स क्या है। पहले हम देखेंगे सेक्स एज अ बायोलॉजिकल फिनोमेना, कि यार सेक्स अगर हम बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो सेक्स क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि मस्कुलिनिटी क्या होती है, फेमिनिटी क्या होती है, यानी मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, ममाज सुपरमैन वर्सेस पापास बारबी डॉल। वी वुड बी लुकिंग इनटू दीज ट्रेट्स। ये क्या कल्चरल ट्रेट्स हैं, ये क्यों आते हैं, ये इनकी क्या वजूहत हैं होने की। हम देखेंगे कि व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म एंड व्हाट इज मॉडर्निज्म, द डिबेट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। हम इनको बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद हम हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ेंगे, और हम थ्योरीज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर पढ़ेंगे कि कौन सी थ्योरीज हैं जो हमारे एक बिलीफ को, सबूत को एक मजबूत इरादा करती हैं कि जेंडर वाकई एक सोसाइटी का फिनोमेना है या फिर एक वो चीज है जो इंसान कुदरत की तरफ से लेके आता है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम क्यूअर थ्योरी को देखेंगे आज। वी वुड बी स्टडीइंग द प्रॉब्लमेटाइजिंग कैटेगरी ऑफ सेक्स। और फिर हम इस बात का जवाब देंगे, इज सेक्स सोशली डिटरमिन्ड टू। तो आज का ये बड़ा मजेदार क्लास होने वाला है। तो मैंने इसको बड़े जबरदस्त तरीके से सीक्वेंस में रखा है ताकि पूरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। सबसे पहले जी, आपको पता है कि बिफोर गोइंग इनटू द सेक्स डिबेट, लेट अस सी व्हाट इज बाइनरी मॉडल। बाइनरी मॉडल क्या है? बाइनरी मॉडल में हमारे पास सिर्फ दो चीजें होती हैं। बाय मतलब दो, और बाइनरी मॉडल का मतलब है सिर्फ दो चीजें। दुनिया में, पूरी दुनिया में काफी वक्त तक सिर्फ बाइनरी मॉडल चला था, जिसमें हमारे पास मस्कुलिनिटी एक मॉडल होता है और फिर एक फेमिनिटी मॉडल होता है। जो भी हमारे पास मस्कुलिन होता है हम उसको लड़का कहते हैं, जो भी हमारे पास फेमिनाइन होता है या फेमिनिटी मॉडल पे जो अप्रूव होता है हम उसको लड़की कहते हैं। और इस कैरेक्टर्स के बाद, इस रोल्स के बाद हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स इनके साथ अटैच कर लेते हैं जो इनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। अगर हम कहते हैं कि जो मस्कुलिन है वो रैशनल है, तो हम कहते हैं जो औरत है वो इरेशनल है और इमोशनल है। अगर हम कहते हैं कि जो मस्कुलिन है वो इंडिपेंडेंट है, तो जो बाकी है हम कहते हैं दे आर डिपेंडेंट। इफ अ बॉय इज स्ट्रॉन्ग, वुमेन इज वीक। ये सारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी है, लेकिन ये वो सच हैं जो हमने कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं अपनी सोसाइटी में। हम कहते हैं कि एक लड़का हमेशा एक्टिव होता है और वुमेन हमेशा पैसिव होती है। लड़का हमेशा प्रोड्यूसर होता है, ही प्रोड्यूसेस थिंग्स, और लड़की हमेशा रिप्रोड्यूसर होती है, शी रिप्रोड्यूसेस एज इफ शी इज अ सेक्स मशीन, शी इज अ बेबी बर्थ गिविंग मशीन। लड़का हमेशा पब्लिक स्फेयर को कंट्रोल करता है, लड़की हमेशा प्राइवेट स्फेयर को कंट्रोल करती है। लड़का एक सब्जेक्ट होता है जो काम करने वाला होता है, यानी एनीवन हु परफॉर्म्स एक्शन इज नोन एज सब्जेक्ट। और जिस पे सारा जुल्म होता है या फिर सारा काम होता है हम उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। लड़का माइंड होता है, लड़की बॉडी होती है। सी, द माइंड इज ऑलवेज एक्टिव, very energetic, and body is passive. Body only works according to the brain. It is the brain which is working the body, it is not the body who is working the brain. So therefore यहाँ पे भी हमने कैटेगराइजेशन की हुई है, सेक्सिज्म किया हुआ है। अगर लड़का ब्रेव होता है तो लड़की अफ्रेड होती है हमेशा। अगर बॉय कॉम्पिटेटिव होता है तो फिर लड़की कोलाबरेटिव होती है, कंप्रोमाइजेस करती है। लड़का हमेशा डोमिनेंट होता है और लड़की हमेशा सबमिसिव होती है, यानी नीचे।
सो दिस शोज दैट कि सोसाइटी ने किस तरीके से बाइनरी मॉडल को मजबूत किया हुआ है। अगर आप गूगल करें व्हाट इज मस्कुलिनिटी, आपको ये आराम से मिल जाएंगे। अगर आप गूगल करें व्हाट इज फेमिनिटी, आपको ये भी बड़े आराम से मिल जाएंगे। दिस शोज दैट कि ये वो बातें हैं जो हमें बताई जा रही हैं। तो फिर देखते हैं कि इन बातों का सोर्स क्या है। Knowledge is the number one source to tell us this masculinity and femininity trait. The power relation in the society, कि मेल स्ट्रॉन्ग है और पावर को wield करता है, और औरत हमेशा ऑब्जेक्ट है और उस पर सारा पावर अप्लाई होता है। वुमेन मेल आपका प्रोड्यूसर है और औरत आपकी रिप्रोड्यूसर है। योर लैंग्वेज का भी सबसे बड़ा हाथ है। ये इस साल सवाल भी आया था, जेंडरिंग ऑफ द लैंग्वेज। आज हम इसको भी कर लेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी, सब हो जाएगा। क्यों खामखा से आप परेशान होते हैं। कल्चर, आपके कल्चर ने आपको बताया कि आपके पास सिर्फ दो मॉडल्स हैं, बाइनरी मॉडल है आपके पास सिर्फ, या तो आपके पास सिर्फ मर्द होता है या तो आपके पास सिर्फ खवातीन होती है। आपके मूवीज ने बताया है। कभी आपने देखा है किसी मूवी में कोई गे सुपरस्टार हो, या फिर किसी मूवी में जो एक हीरो हो और एक हीरोइन हो और एक या फिर दोनों लेस्बियंस हो? ऐसा कभी भी नहीं होता। सो देयरफॉर योर मूवीज आर आल्सो इंड्यूसिंग द आइडिया ऑफ फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी इन योर माइंड। सोसाइटी ने आपको ये सिखाया है कि यार अगर आप मर्द हैं तो ये आप में होना चाहिए, अगर आप औरत हैं तो आप में लाजमन ये होना चाहिए। हम आज इन सबको चैलेंज करेंगे। और सबसे बड़ा कल्प्रेट है इन सारी चीजों को स्ट्रेंथन करने में और मजबूत करने में, फैमिली, योर पेरेंट्स, आर सोसाइटी, आर पेरेंटिंग स्टाइल, आर नर्चरिंग। सो देयरफॉर nurturing is what we make of it. So therefore it is the nurturing of our parents that is consolidating the binary model, कि यार सिर्फ दो ही मॉडल्स हैं, एक औरत होती है, एक लड़का होता है। अगर लड़के हो तो ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, अगर लड़की हो तो ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता चल गया है कि दो ही मॉडल्स होते हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। तो फिर सिर्फ दो ही सेक्सेस हुए हमारे पास, या तो आप फीमेल हैं या तो आप मेल हैं। तो आज थोड़ा हम सेक्स को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं कि सेक्स क्या चीज है। अच्छा जी, आपको पता है सेक्स इज अ प्राइवेट मैटर, yet it is the part of society, and therefore it is our job to discuss the sex, what really sex is. Sex is a biological category that distinguishes between males and females. मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट ये कहती हैं, biologically the root of sex is the pair of chromosomes. बायोलॉजिकली जो भी हमने सेक्स को जितना भी डिस्टिंग्विश किया है वो सिर्फ क्रोमोसोम की बेसिस पे हमने किया है। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो आप मेल हो, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं तो आप फीमेल है। फिर बायोलॉजिकली देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे आपको जेंडर रोल दिया जाता है। ये सिर्फ आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिसमें पीनस और वेजाना आ जाता है। सो देयरफॉर दीज बोथ रिप्रोडक्टिव मॉडल्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर द प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स। इन प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स की वजूहात पे आपको जेंडर रोल मिलता है। फिर उसके बाद आगे चल के आपके पास आते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, जो कि एज के साथ आते हैं, जिसमें आपके बाल, द इनलार्ज ब्रेस्ट इन द वुमेन, बड़े बाल होते हैं। और फिर इन दिस स्टार्ट शोइंग अप इन द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी बालिगपन। फिर आता है आपके पास सवाल कि अगर वाकई ये सब सही है, अगर वाकई ये सब ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि सेक्स तो बायोलॉजिकल फिनोमेना हुआ। लेकिन फिर हम पूछते हैं आपसे कि अगर सेक्स बायोलॉजिकल होता तो हमने कभी भी इंटरसेक्स नहीं देखते। अब व्हाट इज इंटरसेक्स? इंटरसेक्स ऐसे होते हैं जो कि औरत भी हो सकते हैं और मर्द भी हो सकते हैं, जो गेज भी हो सकते हैं, जो लेस्बियंस भी हो सकते हैं, जो बाय भी हो सकते हैं, जो स्ट्रेट भी हो सकते हैं। इंटरसेक्स के आने के बाद हमने सेक्स को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया कि सेक्स इज नॉट बाइनरी, हमने सेक्स के बेसिस पे बनाया है, इसका मतलब कि वो सारा गलत है। सो देयरफॉर देयर कम्स द अच्छा, अगर मैं ये कह दूं अपने हाथ से
कि जो भी थेरीज, जो भी ये सारा सेक्स का मॉडल है वो सारा गलत है, तो नो वन वुड एवर बिलीव मी। सो आई मस्ट हैव सम थेरीज, मेरे पास थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए। फिर आती है आपके पास हिस्टोरिसाइजिंग द सेक्स। दिस इज अ फिनोमिना, हिस्टोरिसाइजिंग सेक्स एक ऐसी फिनोमिना है जिसने पूरे बाइनरी मॉडल को चैलेंज किया है। हम आगे चल के इसको और मजीद पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम देखें जब एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी हुआ था, यानी जब सोसाइटीज बनना स्टार्ट हुई थी, जब बिल्कुल आपका हंटिंग एंड गैदरिंग रहा था, या उससे पहले आपके पास द एमेजोन्स थे, ऐसी सोसाइटी थी जहां पे औरत का रूल भी हुआ करता था। इन सोसाइटीज में भी देयर वाज द बाइनरी मॉडल। फिर उसके बाद आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी हो जाती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है आपके पास। इस वक्त भी आपके पास कौन सा मॉडल है? द बाइनरी मॉडल। फिर आपके पास मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सोसाइटी हो जाती है, वो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी और ज्यादा मॉडर्न हो जाती है। यानी मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट तो यहीं से स्टार्ट हो गया, लेकिन जो फुल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है सोसाइटी में, उससे पता चलता है कि अब सोसाइटी पूरी बाकायदा तरीके से मॉडर्नाइज होना स्टार्ट हो गई है। इस वक्त भी आपके पास बाइनरी मॉडल था, लेकिन आगे चल के कोई ऐसा पीरियड आता है दुनिया में जिसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्न रेवोल्यूशन। अब इस पोस्ट मॉडर्न रेवोल्यूशन में देखते हैं कि बाइनरी मॉडल है कि नहीं है। परफेक्ट। सो दिस पोस्ट मॉडर्निस्ट रेवोल्यूशन चैलेंज्ड द बाइनरी मॉडल एंड प्रेजेंटेड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द जेंडर। इन्होंने कहा कि भाईजान बाइनरी मॉडल होता ही नहीं है, जेंडर इज मल्टीप्लिसिटी, जेंडर इज नॉट वन, जेंडर इज नॉट टू, बट देयर आर मल्टीपल जेंडर्स। रिजल्टेंटली ये जब लोग दुनिया में आ जाते हैं तो एक पूरा इनकलाब आता है दुनिया में, जिसको हम कहते हैं द राइज ऑफ बिहेवियरलिज्म या द राइज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। ये पोस्ट मॉडर्निज्म क्या चीज है जी? आए पढ़ते हैं। दुनिया में एक ऐसा टाइम आया था 1980s में, जहां पे एक ग्रुप ऑफ पीपल खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि आज से दुनिया में जो भी पुरानी बातें थी वो सारी झूठ हैं, सारी अपनी हाथ की बनाई हुई है। यानी एवरीथिंग दैट इज टोल्ड टू अस इज अ लाई, इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडिया। जो भी आपने दिया है वो सारा गलत है। सो देयरफॉर आज से वही होगा जो हम चाहेंगे, जो हमारा बिहेवियर चाहेगा। यानी अगर मेरे पास पीनस है, इफ आई एम अ बॉय एंड आई वाज बोर्न विद अ पीनस, और मुझे सोसाइटी में जो रोल दिया गया है वो लड़के का रोल है, लेकिन आज से मैं लड़का होके सोसाइटी में बिहेव नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा जो मुझे मेरा बिहेवियर कहेगा। ये जो मेरा बिहेवियर है, अगर उसको लड़की बनना पसंद होगा तो मैं लड़की बनूंगा, अगर इसको दोनों बनना पसंद है एक ही वक्त पे, लड़का और लड़की, तो मैं दोनों बनूंगा। दिस वाज द राइज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। अब इस राइज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म ने सेक्स को चैलेंज किया, इस राइज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म ने बाइनरी मॉडल को चैलेंज किया, और फिर ऐसी थ्योरीज देना इन्होंने स्टार्ट कर दी जिससे साबित होता है कि सेक्स और जेंडर दोनों सोशली कंस्ट्रक्टेड है, दोनों नेचर की तरफ से नहीं है, दोनों नर्चर की तरफ से है, दोनों कुदरत की तरफ से नहीं है, दोनों तरबियत की तरफ से हैं। और एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है, नर्चर और नेचर डिबेट, जो हम आखिर में करेंगे। ये कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी की इन्होंने डिबेट स्टार्ट की। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिविटी क्या है। ऑब्जेक्टिविटी से मुराद है ऐसी बात जो सब पे यूनिवर्सल हो, जो सबके काबिल हो। फॉर एग्जाम्पल, या तो सारे लोग मर्द हैं या तो सारे लोग औरत हैं। ये एक ऐसी सोच है जो मैंने ऑब्जेक्टिविटी कर दी, यानी इस सोच के बाहर कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा कि भाईजान ऑब्जेक्टिविटी कुछ भी नहीं है, सब्जेक्टिविटी है। यानी कोई कुछ हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, कोई सब कुछ हो सकता है। So therefore, stop giving the idea of objectivity and follow the idea of subjectivity. जितनी भी नॉलेज है दुनिया में वो सारी कंस्ट्रक्टेड नॉलेज है। So therefore, आज से हम वो नॉलेज बनाएंगे जो हमें अपना बिहेवियर इजाजत देगा। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं दुनिया में वो सारी बायस्ड लैंग्वेजेस हैं। यहां अब आपके पास लैंग्वेज जो है वो भी जेंडर्ड लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जितनी भी लैंग्वेजेस बनाई हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस आपने पैदा की हैं आज तक, वो
सबको सेटिस्फाई नहीं करती, वो सिर्फ एक खिते को सेटिस्फाई करती हैं, जिसको हम उर्दू में मर्दजात कहते हैं। उस लैंग्वेज ने हमेशा औरत को या बाकी आइडेंटिटीज को इग्नोर किया है। ये जितने भी काम आपने किए इन सब के पीछे आपका सेल्फिश इंटेंशन है, इसमें आपका कुछ ना कुछ इंटेंशन था, एंड यू आर सेल्फिश इनफ टू डू ऑल दिस। मुख्तार, हैंड डाउन प्लीज। जेंडर बेस्ड वायलेंस और सब्जुगेशन ऑफ ऑल आइडेंटिटीज करना आपके नेचर में है। सो देयरफॉर आज से हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे, बिकॉज जो भी आपने बनाया है वो आपके कंजर्वेटिव रिलीजन्स ने बनाया है। अगर इस्लाम मुझे कहता है कि मैं मर्द हूं और मैं औरत से शादी करूंगा, तो मैं औरत से शादी क्यों करूं जब मेरा बिहेवियर मुझे इजाजत ही नहीं देता किसी औरत के साथ होने के लिए? व्हाई शुड आई मैरी अ वुमन? माय बिहेवियर वांट्स अ बॉय, आई विश टू बी विद अ बॉय, व्हाई शुड आई फॉलो योर कंजर्वेटिव रिलीजन? सो बेहतर है कि आपका जो रिलीजन है वो भी आपको मुबारक, आपकी जो नॉलेज है वो भी आपको मुबारक, आपकी जो लैंग्वेज है वो भी आपको मुबारक, क्योंकि ये सारे आप उसी लिए करते हैं क्योंकि आपकी सोच में ऑब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी नहीं है। सो देयरफॉर आज से वही होगा जो मैं चाहूंगा, एंड देयरफॉर आई से नो टू मॉडर्निज्म। इस पोस्ट मॉडर्निस्ट इरा की वजह से आपके पास क्यूर थ्योरी भी आ गई। इस पोस्ट मॉडर्निस्ट इरा की वजह से आपके पास गे मैरिजेस भी होना स्टार्ट हो गई। इस पोस्ट मॉडर्निस्ट इरा की वजह से आपके पास लेस्बियंस का होना आम हो गया, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म ने सबको आवाज दी। पोस्ट मॉडर्निज्म ने सबको एक एक प्लेटफॉर्म दिया जिसपे वो सारे लोग खड़े हो गए और ये कहना स्टार्ट कर दिया कि नथिंग इज ऑब्जेक्टिविटी, एवरीथिंग इज सब्जेक्टिविटी। हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल अलग है। तो बराह मेहरबानी सब पे अपना बाइनरी मॉडल इंपोज ना करें। यहां तक अगर किसी को कोई सवाल है तो जल्दी से पूछें। यह भी बता दें कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जी जी, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में बता देता हूं आपको, बेफिक्र रहें। पोस्ट मॉडर्निज्म में पाकिस्तान का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी बताता हूँ, ये भी बताता हूँ, डोंट वरी। मोहम्मद बिलाल, इफ यू आर कंफ्यूज्ड विद सेक्स एंड जेंडर तो ये समझ लें, सेक्स इज अ बायोलॉजिकल फिनोमेना, जेंडर इज अ सोशल फिनोमेना। योर सेक्स मस्ट नॉट डिफाइन योर जेंडर, इट इज जस्ट अ बायोलॉजिकल फिनोमेना। कोई भी सेक्स हो सकता है आपका, लेकिन जेंडर इज अ सोशल फिनोमेना। बायस्ड लैंग्वेज का मकसद है कि आपकी लैंग्वेज ने हमेशा मर्द को आगे रखा है और औरत को पीछे किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप बार बार अपनी लैंग्वेज में बिच यूज करते हैं, कुतिया यूज करते हैं, आपने कभी कुत्ता यूज नहीं किया, आपने कभी डॉग यूज नहीं किया, आपने हमेशा अपनी लैंग्वेज में शी सच अ स्लट यूज किया है, शी सच अ प्रोस्टिट्यूट। आपने कभी, इज देयर एनी वर्ड विच इज यूज्ड टू डिफाइन मैन? देयर इज नो सच वर्ड। There is always something about women only because male wants to do it. Is postmodernism part of historicism? No. Historicism came out of postmodernist ideas. जैसे ही पोस्ट मॉडर्निज्म आना स्टार्ट हो गई, उसमें से हिस्टोरिसिज्म भी निकल आया, उसमें से केयर थ्योरी भी निकल आया, उसमें से सब कुछ निकल आया। What caused postmodernists to rise? ऑब्जेक्ट, सब ने एक ऐसा ग्रुप खड़ा हो गया जिसने, वो बागी ग्रुप हो गया, दे वर रेवोल्यूशनिस्ट। उन्होंने कहा कि यार इन कल्चर को, इन लैंग्वेजेस को, इन रिलीजन्स को क्यों माने, तो बेहतर है हम वो करेंगे जो आज से हमारा बिहेवियर इजाजत देगा। हाँ, जीबीवी स्टैंड्स फॉर जेंडर बेस्ड वायलेंस। बायस्ड लैंग्वेज मैंने बता दिया कि जिसमें सिर्फ एक ही खित्ते की हमेशा आप तारीफ करें और दूसरे खित्ते की आप हमेशा बुराई करें। सर प्लीज रिपीट, हाउ इज सेक्स नॉट बायोलॉजिकल? ये हाउ इज सेक्स नॉट बायोलॉजिकल? इट इज अ कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना।
ये आगे हो जाएगा क्लियर, आप बेफिक्र रहें। से नो टू मॉडर्निज्म का मकसद ये है कि आज से वही होगा जो मंजूर बिहेवियर होगा। मिस हिरा बशीर, क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अभी तक मैं क्वेश्चंस पे आया ही नहीं हूं। ये मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या चीज है। ये हमेशा अचानक से ये क्यूअर्स कैसे आ गए, ये जो गेज और लेस्बियंस और बाय और ट्राई हैं ये कहां से आ गए। सो देयरफॉर आई वाज टेलिंग यू अबाउट द पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियाज। अब जब आपको पता है कि एक पोस्ट मॉडर्निस्ट रेवोल्यूशन आ गया है, नाउ यू वुड अंडरस्टैंड हाउ द केयर थ्योरी गेव बर्थ to the ideas such as gays, feminists, womanizers, and etc. अच्छा जी, अच्छा और कोई सवाल? इंटरसेक्स का मतलब है जो दोनों के साथ इंटरेक्ट करे, मर्द के साथ भी औरत के साथ भी। वॉइस प्रॉब्लम? यार अभी तक हमने हिस्टोरिसिज्म पढ़ा ही नहीं है। नमाज ब्रेक कोई भी नहीं है, जिसने जाना है वो जा सकता है। यस, इंटरसेक्स इज बायसेक्सुअल। Sir, why transgenders fall into the multiple oriented sex domain? Why not multidisciplinary gender? मल्टीडिसिप्लिनरी एकेडमिक के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसको मैं वो जो एकेडमी एक इंस्टीट्यूशन के लिए वो वर्ड इस्तेमाल होता है, सो देयरफॉर इट इज वेरी रॉन्ग टू से दैट। अच्छा जी, चलते हैं आगे। जिन लोगों ने नमाज के लिए जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन मैं ब्रेक नहीं करूंगा। और आपको पता है आज से हम कोई लेक्चर यूट्यूब पे भी नहीं रखेंगे, जो है वो यही है। मस्कुलिन एंड फेमिनिन आप स्लाइड्स में पढ़ लीजिएगा, इट इज वेरी इजी। अच्छा, अब बताता हूं मैं ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी क्या है। जब आपके पास दुनिया में मॉडर्निज्म थी तो मॉडर्निज्म ने कहा कि हमने जो भी किया है वो ऑब्जेक्टिविटी से किया है, यानी एक सोच जो सबको डिफाइन करे। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म ने कहा कि भाईजान आप ये जो बाइनरी मॉडल जिसको आप ऑब्जेक्टिविटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इट इज नॉट व्हाट इज फॉर एवरीवन। हर कोई डिफरेंट है, यानी सब बाइनरी मॉडल में नहीं आते। तो आप बराए मेहरबानी सब्जेक्टिविटी की सोच रखें, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। अगर मैं कहूं कि सारे सिंधी नालायक हैं, इसका मतलब मेरी सोच ऑब्जेक्टिविटी की है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कुछ स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बुरे होते हैं, यानी मैं सब्जेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यह है कि आप अपनी एक सोच सब पे थोप दें। सब पे अगर आप वो अपनी सोच थोपे तो दिस इज ऑब्जेक्टिविटी। औरतें, सारी औरतें गुलाम हैं, ये ऑब्जेक्टिविटी हो गया। औरतें नहीं नहीं, कुछ औरतें लीडर भी होती हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह। कुछ औरतें वॉरियर्स भी होती हैं, कुछ औरतें रूल भी करती हैं, कुछ औरतें बड़ी खतरनाक भी होती हैं, सांसा स्टार्क की तरह। कुछ औरतें क्या होती हैं, कुछ क्या होती हैं, ये दिस इज ऑब्जेक्टिविटी। फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी टू सब्जेक्टिविटी। सो देयरफॉर आज से हम सब्जेक्टिविटी को देखेंगे और वही करेंगे जो हमें अपना बिहेवियर इजाजत देगा। अगर मेरा बिहेवियर मुझे किसी लड़के से शादी करने से अलो करता है तो मैं करूंगा, क्योंकि मुझे उसके साथ होना अच्छा लगता है। जरूरी तो नहीं है कि आपका सेक्स ही मेरा जेंडर है। आपका सेक्स होगा, यानी इट इज जस्ट अ बायोलॉजिकल फिनोमेना, लेकिन मेरा जेंडर वो है जो मेरे अंदर में है। सो देयरफॉर मेरी मर्जी है, मैं किसी के साथ भी रह सकता हूं। ओके, अब चलते हैं आगे। ये जब पोस्ट मॉडर्निस्ट रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में आ गया था, ये पूरे उसके थिंकर्स थे। आप देख लीजिएगा, बाद में आपको स्लाइड्स मिल जाती हैं। अब आते हैं हम अपने कल वाले ग्राफ पे वापस। बच्चा पैदा हो गया, पीनस और विजना के जजमेंट के बाद हमने सेक्स असाइन कर दिया, जेंडर असाइन कर दिया, और हमने उसको रोल दे दिया जो कि सिर्फ बाइनरी मॉडल से था। और फिर हमने उसकी जेंडर सोशलाइजेशन की, जेंडर आइडेंटिटी जो उसको हमने दी थी, उसने सोसाइटी में अपने आप को महफूज करने के लिए उस आइडेंटिटी को प्रैक्टिस किया। हमने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की कि मर्द होगा तो अच्छा होगा, औरत होगा तो वीक होगा। सो देयरफॉर
we started doing stereotyping according masculinities and feminities. हमने सेक्सिज्म स्टार्ट किया, हरासमेंट स्टार्ट किया, हमने जेंडर बायसनेस किया. जेंडर बायसनेस में एक जेंडर को हमने ऊपर रखा, दूसरे जेंडर को हमने हमेशा जलील किया, हमेशा उनको तंग किया. हमने जेंडर इंटरसेक्शनैलिटी किया, यानी हमने जेंडर के बेस पे अगर हमने कोई गलत मिसाल तौर फॉर एग्जांपल इफ वी हैड बायसनेस अकॉर्डिंग टू जेंडर, लेकिन फिर उसमें हमने रेसिज्म भी स्टार्ट कर दी करना, तो दिस इज नोन एज जेंडर इंटरसेक्शनैलिटी. और इन द एंड वी वेंट फॉर जेंडर बेस्ड वायलेंस. जब पोस्ट मॉडर्निस्ट रेवोल्यूशन आया, उन्होंने कहा कि ये सारा प्रोसेस यहां से ही गलत है. क्यों गलत है यहां से? क्योंकि बाइनरी मॉडल है ही नहीं. अगर बाइनरी मॉडल नहीं है तो जेंडर आइडेंटिटी भी गलत है. अगर जेंडर आइडेंटिटी गलत है तो आपने जो जेंडर सोशलाइजेशन की है वो भी गलत है. अगर जेंडर सोशलाइजेशन जो आपने की है वो गलत है तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो आपकी हुई है वो भी सारी गलत है. सो देयरफॉर दे स्टार्टेड चैलेंजिंग एवरीथिंग. फिर आता है आपके पास सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ जेंडर अकॉर्डिंग टू द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव. अगर मैं आपको कहूं कि आपका जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, वो नहीं है जो आपके ऑर्गन्स के मुताबिक है, तो आप कहेंगे ये क्या बकवास बात हुई. तो मैं आपको थ्योरीज दूंगा, थ्योरीज के जरिए से मैं अपनी बात को प्रूफ करूंगा. आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज. अब आप लोग कहेंगे कि इन थ्योरीज के लिए भी बुक्स दें. ये थ्योरीज आपको मिलेंगी ही नहीं कहीं. अगर आपको मिल जाए एक ही बुक में तो काइंडली वो मुझे भी दे दें, जिसमें आपके पास सबसे पहले हिस्टोसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म आएगा. हम पढ़ेंगे इसको. उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बाय पीटर एंड थॉमस. फिर हम पढ़ेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्रेशन ऑफ जेंडर थीसिस बाय जुडिथ लॉर्बर. फिर हम क्यूअर थ्योरी पढ़ेंगे बाय जुडिथ बटलर. फिर हम थ्योरी ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन पढ़ेंगे बाय लॉरेंस. फिर हम सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी पढ़ेंगे मैक्स वेबर की, मीड की और कूले की. हम कॉग्निटिव सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे बाय सेंड्रा बेम की. हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ेंगे बी के स्किनर की. हम साइकोडायनामिक थ्योरी पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड की और नैन्सी चोड्रो की. हम सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे एल्बर्ट की. हम थॉमस थ्योरम पढ़ेंगे जो कि W.I. थॉमस ने दिया है. ये सारी थ्योरीज आपको डिफाइन करेंगी कि आपका जो सेक्स है वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है. ये सारी थ्योरीज डिफाइन करेंगी कि आपका जो जेंडर है वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, क्योंकि ये सारे पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं. इनमें से कुछ मॉडर्निस्ट भी हैं, लेकिन दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द आइडियाज ऑफ मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म टुगेदर. इन सारी थ्योरी से आपको पता चलेगा कि सेक्स का बाइनरी मॉडल है ही नहीं, जेंडर का बाइनरी मॉडल है ही नहीं, बल्कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ जेंडर है. थ्योरी ऑफ हिस्टोरिसिज्म. थ्योरी ऑफ हिस्टोरिसिज्म कहती है कि औरत आज से गुलाम नहीं है, औरत शुरू से गुलाम है. थ्योरी ऑफ हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्टिविज्म का जो मेन बुनियाद है वो ये कहते हैं कि सबसे पहले सोसाइटी में आइडिया बनती है. जैसे ही सोसाइटी में आइडिया बन जाती है, हम फिर उस आइडिया पे सारे कंसेंसस करते हैं, सारे इत्तेफाक करते हैं. फिर उस आइडिया में इत्तेफाक करने के बाद हम उस आइडिया पे सोशलाइजेशन करते हैं, यानी हम उसको आम करते हैं, सबको बताते हैं. फिर वो जो हमने आइडिया जो हमने सोशलाइज किए हैं अपनी सोसाइटी में, हम उसको अपने कल्चर का और नॉर्म का पार्ट बना देते हैं. और फिर उस कल्चर और नॉर्म को हम और ज्यादा कंसोलिडेट करते हैं, मजबूत करते हैं, और फिर वो आइडिया हमेशा के लिए ताहयात हो जाती है और हमेशा जिंदा रहती है हमारे साथ. दिस इज थ्योरी ऑफ हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्टिविज्म. इस थ्योरी का जो बुनियाद है हमें काफी किताबों में नजर आया है, जिसमें से द क्रिएशन ऑफ पेट्रार्की है, द प्रॉमिस ऑफ पेट्रार्की है, द हिस्ट्री मैटर्स है, और रीस्ट्रक्चरिंग द पेट्रार्की. ये कुछ किताबें हैं जिनमें हमें ये थ्योरी मिलती है. अच्छा, आप देखते हैं ये थ्योरी कहती क्या है. ये थ्योरी कहती है कि भाईजान बात सुने,
सबसे पहले आपके पास मेट्रार्की हुआ करती थी और पेट्रार्की हुआ करती थी। नाउ व्हाट इज पेट्रार्की? पेट्रार्की इज अ रूल ऑफ फादर। व्हाट इज मेट्रार्की? द रूल ऑफ मदर। यानी आपके पास शुरू में कुछ ऐसी सोसाइटीज थी जिनमें रूल ऑफ वुमेन हुआ करता था, लेकिन आगे चल के आपने कंस्ट्रक्टिविज्म बनाना स्टार्ट कर दी और सोसाइटी ने चेंज होना स्टार्ट कर दिया। फिर आता है आपके पास हंटर्स एंड गैदरर्स एरा। मर्द हमेशा हंट करता था और औरत हमेशा गैदर करती थी। मर्द ने अगर कोई जानवर मार दिया, औरत ने उसी जानवर को घसीट के घर लेके आना स्टार्ट कर दिया। दिस एरा वाज नोन एज हंटर्स एंड गैदरर्स एरा। इट इज आल्सो नोन एज, अकॉर्डिंग टू जेंडर्स पर्सपेक्टिव, द एरा ऑफ कॉर्पोरेशन। अब यहां तक भी आपका बाइनरी मॉडल चल रहा है। फिर आपके पास आ गई एग्रेरियन सोसाइटी, जिसमें हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। यहां से मसला होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों मसला होना स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि इंसान को कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी मिलना स्टार्ट हुआ। इंसान ने जमीन पे कब्जा करना स्टार्ट किया। जब उसने जमीन पे कब्जा करना स्टार्ट किया, तब उसने औरत पे भी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और ही स्टार्टेड यूजिंग वुमेन एज अ रिप्रोडक्शन मशीन। नाउ व्हाई रिप्रोडक्शन मशीन? एक तो जितने खानदान में फर्द होंगे उतने ज्यादा फ्री के मजदूर होंगे, जितने ज्यादा बेटे होंगे उतने ज्यादा फ्री के मजदूर होंगे, और प्लस में जो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था उसकी वजह से इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट आ गया था कि अब मेरे पास जो जमीन का टुकड़ा है वो मैंने अपनी औलाद को पास करना है। शादी का कॉन्सेप्ट भी आ गया, वर्जिन वुमेन का कॉन्सेप्ट आ गया। यहां से मसले स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये हिस्टोरिसाइजिंग का मतलब है कि हिस्ट्री से देखें तो यहां से मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं और यहां से मर्द अपनी कंस्ट्रक्टिविज्म करना स्टार्ट करता है कि जैसे जमीन मेरी प्रॉपर्टी है वैसे ही औरत मेरी प्रॉपर्टी है। जैसे जमीन पे मैं मजदूर कायम करूंगा वैसे ही मैं जो बच्चे पैदा करूंगा औरत से वो मेरे फ्री के मजदूर होंगे। दिस एरा इज वेयर वुमेन स्टार्टेड प्लेइंग अ रोल ऑफ अ स्लेव। उसके बाद आपके पास मोनार्कियल सोसाइटी आती है जिसमें क्वींस किंग्स होते हैं। अब इसमें भी औरत के साथ मसला होना स्टार्ट हो गया। वुमेन वाज यूज्ड एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, दो किंगडम्स के बीच में जंग हुई है, आप मेरी बेटी ले लो लेकिन जंग खत्म कर लो। नाउ इज वुमेन अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट टू एंड योर वॉर? A war which was initiated by a man is now ended by giving a woman. This is not a this is what we call gender biasness. हमेशा मर्द को आप ऊपर रखें और औरत दे के आप मसला हल कर लें। अभी भी काफी ऐसे एरियाज हैं पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां पे आप अपने कत्ल माफ करवाते हैं बाय गिविंग योर डॉटर्स। यार ठीक है, कत्ल कर लिया, अब मेरी बेटी रख लो आप। सो दिस शोज दैट वुमेन इज यूज्ड एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। आगे चल के आपके पास सेक्सुअल पॉलिटिक्स का भी कॉन्सेप्ट आएगा, डोंट वरी, बड़े मजे से पढ़ेंगे हम। फिर आपके पास आती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। थ्योरी ऑफ हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्टिविज्म कहती है कि यहां तक बात स्टार्ट नहीं हुई, यहां पे भी खत्म हुई, फिर आगे चल के इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ जाती है और मॉडर्निज्म अप्रोच हो जाती है स्टार्ट। इसमें आपने औरत को फिर चीप लेबर करना स्टार्ट कर दिया। मर्द, क्योंकि मर्द आपका ओरिजिनल लेबर है, औरत आपकी चीप लेबर है क्योंकि वो औरत है। अब औरत को फुल पे क्यों दें? क्योंकि वो तो औरत है, क्योंकि वो फेमिनाइन है। अब फेमिनाइन थी तो हमने ऊपर पढ़ा था वो वीक होगी। अब वीक होगी तो काम कम करेगी, काम कम करेगी तो पैसे डबल क्यों दे? पैसे भी आधे दें। सो देयरफॉर दिस वाज द एरा व्हेन वुमेन वाज यूज्ड एज अ चीप लेबर। फिर आपके पास कॉलोनियल पीरियड आ जाता है। अब इस कॉलोनियल पीरियड में औरत के साथ मसले और ज्यादा बढ़ गए। ना वो जमीन इनहेरिट कर सकती थी, ना उसको पॉलिटिकल राइट्स थे, ना सोशल राइट्स थे, ना इकोनॉमिक राइट्स थे, कुछ भी नहीं था। पोस्ट कॉलोनियल वुमेन आपके सामने है। नाउ पोस्ट कॉलोनियल वुमेन स्टार्टेड participating in first wave of feminism, second wave of feminism and third wave of feminism. फिर आपके पास आती है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब कंप्लीट हो गया और टेक्नोलॉजी आ गई, जिसमें हम फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे, इसमें भी सब्जुगेशन ऑफ वुमेन कंटिन्यू रही। फिर आता है आपके पास पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा। अब पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा में औरत ने खड़ा होना सीख लिया है। औरत ने या फिर बाकी जेंडर्स ने इन सारी बातों को निगेट करना स्टार्ट कर दिया है और इस सारे प्रोसेस को समझना स्टार्ट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्टिविज्म। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो औरत को एज अ गुलाम का कंसीडर करना हमने कंस्ट्रक्ट किया, वो आज से नहीं है, वो कल से नहीं है, वो सदियों से है, वो सालों से है, वो पता नहीं कितने टाइम से है। और एक औरत है जो कल भी सब्जुकेटेड हुआ करती थी, आज भी सब्जुकेटेड होती है, इवन कोरोना के टाइम में भी सब्जुकेट होती है। जेंडर बेस्ड वायलेंस आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा जी, हिस्टोरिसिज्म समझ आ गया आपको? चैट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कॉलोनियल वुमेन आगे है, पूरा टॉपिक है यार। फिर आता है आपके पास सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ जेंडर अकॉर्डिंग टू द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। अगर मैं आपको कहूं कि आपका जो जेंडर है वो वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, वो नहीं है जो आपके ऑर्गन्स के मुताबिक है, तो आप कहेंगे ये क्या बकवास बात हुई। तो मैं आपको थेरीज दूंगा, थेरीज के जरिए से मैं अपनी बात को प्रूफ करूंगा। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू द थेरीज। अब आप लोग कहेंगे कि इन थेरीज के लिए भी बुक्स दें, ये थेरीज आपको मिलेंगी ही नहीं कहीं। अगर आपको मिल जाए एक ही बुक में तो काइंडली वो मुझे भी दे दें, जिसमें आपके पास सबसे पहले हिस्टोसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म आएगा, हम पढ़ेंगे इसको। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बाय पीटर एंड थॉमस। फिर हम पढ़ेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्रेशन ऑफ जेंडर थीसिस बाय जुडिथ लॉर्बर। फिर हम क्यूअर थ्योरी पढ़ेंगे बाय जुडिथ बटलर। फिर हम थियरी ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन पढ़ेंगे बाय लॉरेंस। फिर हम सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी पढ़ेंगे मैक्स वेबर की, मीड की और कूले की। हम कॉग्निटिव सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे बाय सैंड्रा बेम की। हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ेंगे बी के स्किनर की। हम साइकोडायनामिक थ्योरी पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड की और नैन्सी चोड्रो की। हम सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे एल्बर्ट की। हम थॉमस थ्योरम पढ़ेंगे जो कि W.I. थॉमस ने दिया है। ये सारी थ्योरीज आपको डिफाइन करेंगी कि आपका जो सेक्स है वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ये सारी थ्योरीज डिफाइन करेंगी कि आपका जो जेंडर है वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, क्योंकि ये सारे पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। इनमें से कुछ मॉडर्निस्ट भी है, लेकिन दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द आइडियाज ऑफ मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म टुगेदर। इन सारी थ्योरी से आपको पता चलेगा कि सेक्स का बाइनरी मॉडल है ही नहीं, जेंडर का बाइनरी मॉडल है ही नहीं, बल्कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ जेंडर है। थ्योरी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, थ्योरी ऑफ हिस्टोरिसिज्म कहती है कि औरत आज से गुलाम नहीं है, औरत शुरू से गुलाम है। थ्योरी ऑफ हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्टिविज्म का जो मेन बुनियाद है वो ये कहते हैं कि सबसे पहले सोसाइटी में आइडिया बनती है। जैसे ही सोसाइटी में आइडिया बन जाती है, हम फिर उस आइडिया पे सारे कंसेंसस करते हैं, सारे इत्तेफाक करते हैं। फिर उस आइडिया में इत्तेफाक करने के बाद हम उस आइडिया पे सोशलाइजेशन करते हैं, यानी हम उसको आम करते हैं, सबको बताते हैं। फिर वो जो हमने सोशलाइज किए है अपनी सोसाइटी में, हम उसको अपने कल्चर का और नॉर्म का पार्ट बना देते हैं। और फिर उस कल्चर और नॉर्म को हम और ज्यादा कंसोलिडेट करते हैं, मजबूत करते हैं, और फिर वो आइडिया हमेशा के लिए ताहयात हो जाती है और हमेशा जिंदा रहती है हमारे साथ। दिस इज थ्योरी ऑफ हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्टिविज्म। इस थ्योरी का जो बुनियाद है हमें काफी किताबों में नजर आया है, जिसमें से द क्रिएशन ऑफ पेट्रार्की है, द प्रॉमिस ऑफ पेट्रार्की है, द हिस्ट्री मैटर्स है, और रीस्ट्रक्चरिंग द पेट्रार्की। ये कुछ किताबें हैं जिनमें हमें ये थ्योरी मिलती है। अच्छा, आप देखते हैं ये थ्योरी कहती क्या है। ये थ्योरी कहती है कि भाईजान बात सुने, सबसे पहले आपके पास मेट्रार्की हुआ करती थी और पेट्रार्की हुआ करती थी। नाउ व्हाट इज पेट्रार्की? पेट्रार्की इज अ रूल ऑफ फादर। व्हाट इज मेट्रार्की? द रूल ऑफ मदर। यानी आपके पास शुरू में कुछ ऐसी सोसाइटीज थी जिनमें रूल ऑफ वुमेन हुआ करता था, लेकिन आगे चल के आपने कंस्ट्रक्टिविज्म बनाना स्टार्ट कर दी
और सोसाइटी ने चेंज होना स्टार्ट कर दिया। फिर आता है आपके पास हंटर्स एंड गैदरर्स एरा। मर्द हमेशा हंट करता था और औरत हमेशा गैदर करती थी। मर्द ने अगर कोई जानवर मार दिया, औरत ने उसी जानवर को घसीट के घर लेके आना स्टार्ट कर दिया। दिस एरा वाज नोन एज हंटर्स एंड गैदरर्स एरा। इट इज आल्सो नोन एज, अकॉर्डिंग टू जेंडर्स पर्सपेक्टिव, द एरा ऑफ कॉर्पोरेशन। अब यहां तक भी आपका बाइनरी मॉडल चल रहा है। फिर आपके पास आ गई अग्रेरियन सोसाइटी, जिसमें हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। यहां से मसला होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों मसला होना स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि इंसान को कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी मिलना स्टार्ट हुआ। इंसान ने जमीन पे कब्जा करना स्टार्ट किया। जब उसने जमीन पे कब्जा स्टार्ट करना स्टार्ट किया, तब उसने औरत पे भी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और ही स्टार्टेड यूजिंग वुमेन एज अ रिप्रोडक्शन मशीन। नाउ व्हाई रिप्रोडक्शन मशीन? एक तो जितने खानदान में फर्द होंगे उतने ज्यादा फ्री के मजदूर होंगे, जितने ज्यादा बेटे होंगे उतने ज्यादा फ्री के मजदूर होंगे। और प्लस में जो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था, उसकी वजह से इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट आ गया था कि अब मेरे पास जो जमीन का टुकड़ा है वो मैंने अपनी औलाद को पास करना है। शादी का कॉन्सेप्ट भी आ गया, वर्जिन वुमेन का कॉन्सेप्ट आ गया। यहां से मसले स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये हिस्टोरिसाइजिंग का मतलब है कि हिस्ट्री से देखें तो यहां से मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहां से मर्द अपनी कंस्ट्रक्टिविज्म करना स्टार्ट करता है कि जैसे जमीन मेरी प्रॉपर्टी है, वैसे ही औरत मेरी प्रॉपर्टी है। जैसे जमीन पे मैं मजदूर कायम करूंगा, वैसे ही मैं जो बच्चे पैदा करूंगा औरत से, वो मेरे फ्री के मजदूर होंगे। दिस एरा इज वेयर वुमेन स्टार्टेड प्लेइंग अ रोल ऑफ अ स्लेव। उसके बाद आपके पास मोनार्कियल सोसाइटी आती है, जिसमें क्वींस किंग्स होते हैं। अब इसमें भी औरत के साथ मसला होना स्टार्ट हो गया। वुमेन वाज यूज्ड एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, दो किंगडम्स के बीच में जंग हुई है, आप मेरी बेटी ले लो लेकिन जंग खत्म कर लो। नाउ इज वुमेन अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट टू एंड योर वॉर? A war which was initiated by a man is now ended by giving a woman. This is not a this is what we call gender biasness. हमेशा मर्द को आप ऊपर रखें और औरत दे के आप मसला हल कर लें। अभी भी काफी ऐसे एरियाज हैं पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जहां पे आप अपने कत्ल माफ करवाते हैं बाय गिविंग योर डॉटर्स। कि यार ठीक है, कत्ल कर लिया, अब मेरी बेटी रख लो आप। सो दिस शोज दैट वुमेन इज यूज्ड एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। आगे चल के आपके पास सेक्सुअल पॉलिटिक्स का भी कॉन्सेप्ट आएगा, डोंट वरी, बड़े मजे से पढ़ेंगे हम। फिर आपके पास आती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। थ्योरी ऑफ हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्टिविज्म कहती है कि यहां तक बात स्टार्ट नहीं हुई, यहां पे भी खत्म नहीं हुई, फिर आगे चल के इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ जाती है और मॉडर्निज्म अप्रोच हो जाती है स्टार्ट। इसमें आपने औरत को फिर चीप लेबर करना स्टार्ट कर दिया। मर्द, क्योंकि मर्द आपका ओरिजिनल लेबर है, औरत आपकी चीप लेबर है क्योंकि वो औरत है। अब औरत को फुल पे क्यों दें? क्योंकि वो तो औरत है, क्योंकि वो फेमिनाइन है। अब फेमिनाइन थी तो हमने ऊपर पढ़ा था वो वीक होगी। अब वीक होगी तो काम कम करेगी, काम कम करेगी तो पैसे डबल क्यों दें? पैसे भी आधे दें। सो देयरफॉर दिस वाज द एरा व्हेन वुमेन वाज यूज्ड एज अ चीप लेबर। फिर आपके पास कॉलोनियल पीरियड आ जाता है। अब इस कॉलोनियल पीरियड में औरत के साथ मसले और ज्यादा बढ़ गए। ना वो जमीन इनहेरिट कर सकती थी, ना उसको पॉलिटिकल राइट्स थे, ना सोशल राइट्स थे, ना इकोनॉमिक राइट्स थे, कुछ भी नहीं था। पोस्ट कॉलोनियल वुमेन आपके सामने है। नाउ पोस्ट कॉलोनियल वुमेन स्टार्टेड participating in first wave of feminism, second wave of feminism and third wave of feminism. फिर आपके पास आती है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब कंप्लीट हो गया और टेक्नोलॉजी आ गई, जिसमें हम फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे, इसमें भी सब्जुगेशन ऑफ वुमेन कंटिन्यू रही। फिर आता है आपके पास पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा। अब पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा में औरत ने खड़ा होना सीख लिया है। औरत ने या फिर बाकी जेंडर्स ने इन सारी बातों को निगेट करना स्टार्ट कर दिया है और इस सारे प्रोसेस को समझना स्टार्ट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्टिविज्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो औरत को एज अ गुलाम का कंसीडर करना हमने कंस्ट्रक्ट किया, वो आज से नहीं है, वो कल से नहीं है, वो सदियों से है, वो सालों से है, वो पता नहीं कितने टाइम से है। और एक औरत है जो कल भी सब्जुकेटेड हुआ करती थी, आज भी सब्जुकेटेड होती है, इवन कोरोना के टाइम में भी सब्जुकेट होती है,
जेंडर बेस्ड वायलेंस आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा जी, हिस्टोरिसिज्म समझ आ गया आपको? चैट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कॉलोनियल वुमेन आगे है, पूरा टॉपिक है यार। ये पूरे आगे के टॉपिक्स हैं मुख्तार, ये आगे के टॉपिक्स हैं कंप्लीट। कॉलोनियल वुमेन आगे का टॉपिक है। अच्छा पानी दे दो। थैंक यू सर सदाम, थैंक यू, थैंक यू। रिकॉर्डिंग मना कर दिया सबने। नमाज के लिए अगर मैं आपको छोड़ता हूं तो ये टॉपिक पूरा आधा रह जाएगा। कॉलोनियल सोसाइटी पूरा एक टॉपिक है मैम। आगे चल के हम कॉलोनियल वुमेन पे बाकायदा स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि पोस्ट कॉलोनियल वुमेन में और कॉलोनियल वुमेन में क्या फर्क था। अभी आप सिर्फ हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्टिविज्म समझें कि ये कंस्ट्रक्ट होना कहां से स्टार्ट हुआ था, बस। अच्छा जी, 5-10 मिनट का नमाज ब्रेक कर लें। नमाज ला ब्रेक नडे माना तभी काफर। चलें जी, 10 मिनट की नमाज ब्रेक रख लें। It's 7:25 and we would be returning back on 7:35. सर वकास सर सर एक काम करें, 10 मिनट की ब्रेक आप रख लें, अब ये नमाज पढ़ के आ जाएं और आप यहीं पे ही रहें। स्टूडेंट्स के काफी क्वेश्चंस हैं, तब तक आप उनको एड्रेस कर लें। सर मैं तो इधर ही हूँ सर। हम पोस्ट थैंक यू सर। मॉडर्निस्ट हैं सर। अल्लाह नमाज पे नहीं होता, दिल में होता है सर। रिपीट माँ कौन कदम रिपीट वरिए दूसरी यार। भाईजान वेव्स आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। पोस्ट इंडस्ट्रियल, अरे आप लोग प्लीज मेरी बात सुने। रुके रुके रुके, चैट बॉक्स को छोड़ें, चैट बॉक्स को छोड़ें, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने प्लीज। हाँ हाँ, 10 मिनट में वापस आ जाएं आप। मेरी बात सुने सारे लोग, चैट बॉक्स को 2 मिनट छोड़ दें। ये देखें, हम इन इराज को आगे चल के सुकून से पढ़ेंगे कि कॉलोनियल जो सोसाइटी थी उसमें औरत का क्या स्टेटस था। हम पोस्ट कॉलोनियल इरा को भी सुकून से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने सिर्फ इस थ्योरी को पढ़ा है, हमने इराज को नहीं पढ़ा। इराज आगे चल के हम पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। ये सारे दोबारा भी आएंगे। वो कल वाली स्लाइड भी तो आई जिसमें वो बच्चा पैदा होता है, तो ये भी स्लाइड्स आगे आएंगी बार बार, डोंट वरी। हाँ, लाइव स्टॉक का भी कॉन्सेप्ट था उसमें, सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एरा ऑफ कॉपरेशन था वो। नेट इश्यू आपका अभी हुआ है, काइंडली स्लाइड रिपीट कर दें। मैम स्लाइड पीछे बहुत ज्यादा है। मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लेक्चर भी यूट्यूब पे रखें, फिर अगर हो जाता है तो हम आपको बता देंगे, डोंट वरी। क्योंकि इंटरनेट पे ये मवाद भी नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि आपको ये मवाद भी मिल जाए, सो डोंट वरी। हाजुर हाजुर कुरान खड़ा। पोस्ट मॉडर्निज्म में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने ऑब्जेक्ट करना स्टार्ट कर दिया? मैम काफी अच्छा सवाल है आपका कि पोस्ट मॉडर्निज्म में ऐसा क्या हुआ था, लोग तंग आ गए थे। अच्छा जी, चलें 10 मिनट के बाद मिलते हैं। सर सदाम, ये सारे वही सवाल हैं जो इस टॉपिक के नहीं है। आपको जाना कहाँ है? नमाज पढ़नी है आपने? साहब पटिया थोड़ो पानी वानी पिया। अच्छा, ये कोई दो सर तीन सर स्टूडेंट्स हैं, ये सुबह से हाथ रेस कर रहे हैं, आप इनको अनम्यूट तो कर दें। इनके क्या क्वेश्चंस हैं ऐसे? सर मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। मिस नीलम, आप हम आपके सर सर ये बताएं सर सदम कि ऐसा क्या हुआ था कि पोस्ट मॉडर्निस्ट रेवोल्यूशन आ गया? सर अब जेंडर स्टडीज आप पढ़ाते हैं तो आप ही बेहतर सर सर जानते हैं, और आप सर उनको बता सर दें सर। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मिस नीलम, ये जी। ब्रेक के बाद करते हैं, बाकी लोग भी सुन लें। फरहान बोलें बोलें, फरहान बोलें।
सर मेरा क्वेश्चन पिछली वाली स्लाइड्स में था, जेंडर स्टडीज ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं सवाल पूछूं सर? पूछो यार पूछो, सर सदाम का हुक्म है, पूछो। थैंक यू सर। वो सवाल ये है कि सर उसमें जो स्टेटस जेंडर स्टडीज है उसके जो पिछली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सारा आ जाता है, ठीक है सर। मैंने ठीक सर है। जब ये टॉपिक क्लियर किया था तो मुझे ये एक क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि प्रेजेंटली उसकी क्या सिचुएशन। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर कि कोई ऐसा सोर्स बता दें जिसमें से हमें प्रेजेंट सिचुएशन जेंडर स्टडीज की पता चले। वो तो पहले ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, बीएस ऑनर्स और मास्टर्स शुरू हो गए थे। प्रेजेंट स्टेटस में यही आ जाएगा कि वो कोर्स कहाँ कहाँ ऑफर हो रहा है, और उस कोर्स में ऐसा क्या है कि उसके अभी तक ना जो एक डिस्मल पिक्चर बनी हुई है, बस वो ये प्रेजेंट सिचुएशन है। ठीक है सर, न्यू जो डेवलपमेंट्स होगी हुई होंगी ना सर? क्या हुआ है ऐसा? नहीं मैं पूछ रहा हूँ सर, मुझे पता नहीं है तभी मैं पूछ रहा हूँ, ताकि क्योंकि आप मैंने सीनियर्स मैंने हैं और जितनी आप। अपनी रिसर्च की है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही चल रहा है जैसे चलता आ रहा है। ठीक है सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, वही है सेम। मिस फरा, यू कैन स्पीक। सर आई वांट टू आस्क कि हमने जब से जेंडर स्टडीज स्टार्ट की है कल से, हम वेमेन और जेंडर स्टडीज को रिलेट करके स्टडी कर रहे हैं। तो जेंडर स्टडीज का मेन कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था कि हमें ये सब्जेक्ट भी स्टडी करना चाहिए? वहां से आया था जब हमने देखा कि वेमेन को हम हमेशा डिग्रेड करते हैं और मैन को पावरफुल समझते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट वेव्स में आया था। हम जब वेव्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये वो मूवमेंट है जहां पे वुमेन स्टडीज आपके सामने आ गया, ये वो मूवमेंट है जहां पे जेंडर स्टडीज आपके सामने आ गया। तो सर फिर हमने विमेन स्टडी को बहुत ज्यादा जेंडर स्टडीज में क्यों स्टडी किया है? क्योंकि क्योंकि हम हमने कल से सिर्फ विमेन हम को ही हमने इसमें हमने रिलेट ऑटोनॉमी करते हैं। डिबेट को छोड़ दिया, हमने इंटीग्रेशनिस्ट डिबेट को अपना लिया सबने। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और कोई जो बोलना चाहे तो हाथ ऊपर कर सकता है अपना। नवीद बोलें। If there is anyone else who wishes to speak, he or she may speak. If he, she, or any other identity wishes to speak, he, she, or the may speak. ब्रेक किस टाइम दी थी हमने?
Yes, Mahmood, you can speak. सर मैंने पूछना था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म इरा और जेंडर स्टडीज इरा, ये दोनों कब स्टार्ट हुई थी? पोस्ट मॉडर्निज्म इज योर थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, एंड वुमेन स्टडीज erupted in the second wave of feminism. और औरत कब पैदा हुई थी वो तो आपको पता है। यस इरफान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जेंडर स्टडीज पाकिस्तान में 2004 में स्टार्ट हुई, तो वर्ल्ड में कब स्टार्ट हुई जेंडर स्टडीज? वो जब हम थर्ड वेव पढ़ेंगे तब करेंगे। चलें ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सकलेन, पहले ये था कि जो आपका सेक्स है, यानी मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म से आने से पहले ये था जो आपका सेक्स है वही आपकी जेंडर है, यानी माय सेक्स इज मेल और फीमेल। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म के आने के बाद ये हुआ कि सेक्स सिर्फ बायोलॉजिकल फिनोमेना है और कुछ भी नहीं है। जेंडर कुछ और है। जेंडर वो है जो आप परफॉर्म करते हैं, जो आपके अंदर का दिल होता है, वो जो कहता है वो आपका जेंडर है। Sir, Vikas, may I have the liberty to say something? Sir, please, sir. You have always upper hand, sir. Please. अच्छा, dear brothers and sisters, dear members, आप जो सवाल वगैरह पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जेंडर स्टडी का आज सेकंड लेक्चर है, ये अभी जेंडर स्टडीज बल्कि स्टार्ट भी नहीं हुई है। अभी तक तो वेव्स भी नहीं आई हैं, अभी तक काइंड्स नहीं आए, अभी तक सर वकास ने आपको मेरी वॉल्सक्राफ्ट का पूरा काम नहीं बताया, तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी सिर्फ ये बेस बन रहा है आपका। वंस ये बेस बन जाता है आपका, तो असली जो जेंडर स्टडीज है वो तो आगे है, अभी तो वो आया ही नहीं है। जब आप वेव्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, और ये जो सारे आपके क्वेश्चंस है ना, ये तभी एड्रेस होंगे। तो अभी आप रिलैक्स रहें, सर आपको जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर फोकस रखें। बाकी जो टाइम आएगा तो उस पर फिर आप ये सारे सवाल पूछ लीजिएगा, फिर आपको सर सही से बताएंगे। अभी ये सिर्फ स्टार्ट है, अभी इनफैक्ट कुछ भी स्टार्ट हुआ भी नहीं है मेरी नज़र में। तो आगे पूरी गेम अभी आगे है, यहाँ तक अभी कुछ भी नहीं चला। अभी तक ये हम बिल्कुल ही बिगिनिंग फेज में है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, आगे आपको पता चलेगा कि जेंडर स्टडीज असल में है क्या। अभी तक सर ना आपके साथ मतलब आपका बेस बना रहे हैं, अभी सर फॉर्म में नहीं आए। कल के लेक्चर में सर आएंगे जब ये काइंड्स पढ़ाएंगे आपको और वेव्स ऑफ फेमिनिज्म आपको पढ़ाएंगे। मजा तो तब आएगा। लेकिन तब आपने ये सब पढ़ा हुआ होगा, आपको समझने में और ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, यहाँ तक मॉडर्निज्म खत्म हो गई। अच्छा जी, अब पोस्ट मॉडर्निज्म स्टार्ट हो गई है। अच्छा, पोस्ट मॉडर्निज्म स्टार्ट हुई है तो जुडिथ बटलर खड़ी हो गई। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, फिर जुडिथ लेबोर खड़ी हो गई। अच्छा जी, जबरदस्त। फिर मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट लिबरल क्यों थी, रेडिकल क्यों नहीं हुई? मजा तब है फिर सारा। अच्छा जी, शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। तैमूर, इफ यू वांट टू स्पीक, जल्दी बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है, पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी जो है, इसको अगर हम इसकी सपोर्ट में, तो वेस्ट के अंदर खासतौर पे जो हम देखते हैं गे और लेस्बियन मैरिजेस को सपोर्ट मिली है, तो वो इस थ्योरी की ब्याह पे मिली है। ये और थ्योरी की कामयाबी है। तो सर ये पाकिस्तान में इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और इस्लाम में फिर ये पोस्ट मॉडर्निज्म फिर अगेंस्ट द नेचर नहीं हुआ? पोस्ट मॉडर्निज्म इज अगेंस्ट एवरीथिंग, अगेंस्ट रिलीजन्स इवन। नहीं सर, रिलीजियंस तो सर छोड़े, एथिक्स भी तो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो ये तो अगेंस्ट नेचर एक चीज है, तो इसको किस तरह से जस्टिफाई किया जाता है फिर? जस्टिफाई किस तरह किया जाएगा पोस्ट मॉडर्निज्म को? क्योंकि सर रिलीजियंस तो एथिक्स भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे लोग भी हैं, उनका रिलीजियस से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम एज इसको साइंटिफिकली भी अगर हम इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं? ये थ्योरीज जो अभी हम बताने लगा हूं मैं आपको, ये सारी थ्योरीज आपको जस्टिफाई करेंगी कि पोस्ट मॉडर्निज्म ठीक है। और पूरी दुनिया में ये जो लीगलाइज है वो इस थ्योरी की ब्याह पर ही है। एग्जैक्टली, इस थ्योरी की वो सक्सेस है। ये थ्योरी नहीं है, ये सोच है। ये
तो सर ये कलेक्टिव सोच तो नहीं है, या इस सोच में डिफरेंट थेरीज आती हैं। इस सोच में अगर आईआर ने जैसे ही पोस्ट मॉडर्निज्म को अपना लिया तो उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म और क्रिटिकल थ्योरी और मार्क्सिस्ट थ्योरीज दे दी। बाकियों ने जब इसको अपना लिया तो अपनी अपनी थ्योरीज दे दी। जेंडर ने जैसे ही इसको अपनाया तो उन्होंने केयर थ्योरी दे दी। सही। yes, तो हमें हम एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो बस हमें ये थ्योरी, हमें इसको जस्टिफाई करने की जरूरत तो नहीं है ना, बस हम इसको थ्योरी लिखने के, इस थ्योरी के बिहाफ पर ये बात कही जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक प्रो इस्लामिक कंट्री है। सही है, लेकिन अब जो चीज है एकेडमी आपके सिलेबस में है, तो आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। डिफेंड कर सकते हैं मींस हम उनको, उन चीजों को। ठीक है सर, मेरा ये क्वेश्चन था। थैंक यू। Yeah, you are very right. It is an Occidental movement. Occidentalism और प्लस में आपकी Orientalism, ये दोनों आपको पता है कि this is a very huge debate. So therefore, postmodernism concerns Western philosophy discourse only. Your Christianity, your Western norms, Western society, Western cultures. लेकिन फिर काफी ज्यादा postmodernism आगे आ गई है। Behavior of every individual is the topmost priority of postmodernism. Yes. इट ओनली टॉक्स के यार जो होगा वो मंजूर बिहेवियरल होगा। अच्छा जी, तो हम अब अपना लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं। आपने जहां पे भी जेंडर स्टडीज पहले पढ़ी होंगी, आपको पता है कि दे स्टार्ट टेलिंग यू थ्योरीज ऑफ हिस्टोरिसिज्म एंड एवरीथिंग एल्स, लेकिन ये वो बुनियाद था जो आपका बताना आपको जरूरी था कि पहले पोस्ट मॉडर्निज्म आया और उसके बाद आके ये थ्योरीज आपके सामने आती हैं। अब आगे चलते हैं दूसरी थ्योरी के पास। अब ये थ्योरी आपको डिफाइन करती है कि वुमेन एज अ सब्जुगेटेड पर्सन इज अ कंस्ट्रक्टेड आइडिया। फिर आपके पास है दूसरी थ्योरी जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आपको कहती है कि जो आपकी नॉलेज है वो आपका सोशल प्रोडक्ट है, और वो एक ऐसा सोशल प्रोडक्ट है जो कलेक्टिवली कंसेंसस की बेसिस पे हमने बनाया है। सो देयरफॉर जो भी नॉलेज है आपके पास वो सारा कंस्ट्रक्टेड है। आपके पास जो पावर स्टेटस है, जो आपके पास इंटाइटलमेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो सारी कंस्ट्रक्टेड आइडियाज हैं। जितनी भी आपके पास हायरार्कीज हैं जिसमें आपने मेल को अपर रोल दिया है और वुमेन को लोअर रोल दिया है, वो भी आपकी कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है। सो देयरफॉर इवन योर पावर इज अ कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना। जो आपकी लैंग्वेज है, नाउ द लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके 2020 में जो भी सवाल आया था द लैंग्वेज इज जेंडर्ड, तो जहां जहां मैंने इस स्लाइड्स में लैंग्वेज लिखा है आपने वो सारी थ्योरीज देके उस आंसर को जस्टिफाई करना है कि ये देखें जेंडर इज लैंग्वेज इज जेंडर्ड। ये मैं नहीं कहता, ये थ्योरी कहती है, मैं नहीं कहता, ये उसने भी कहा था। सो देयरफॉर ऑल दीज थ्योरीज गिव यू एन एफर्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। फिर आपके पास ये लैंग्वेज में ही है कि लैंग्वेज इज द कोर ऑफ नॉलेज। कोई भी नॉलेज हो तो उसका कोर आपके पास लैंग्वेज है। इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ कल्चर। It conveys meanings and creates a system of knowledge. So therefore, all these things are if socially constructed, तो इससे जाहिर होता है कि आपकी जेंडर भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, क्योंकि आपका कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज आपकी फिक्स नहीं है। इन दिस वे योर जेंडर इज ऑल्सो सोशली कंस्ट्रक्टेड। आपको अगर किसने बताया है कि आप मर्द हैं या औरत हैं, अगर उस नॉलेज से बताया तो वो भी कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है। सो देयरफॉर एवरीथिंग इज कंस्ट्रक्टेड। फिर आपके पास आती है साइकोडायनामिक थ्योरी सिगमंड फ्राइड की और नैन्सी चोड्रो की। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि जो भी आपने बचपन में सीखा है वो आप पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करते हैं। सिगमंड फ्राइड की साइकोएनालिसिस फेमिनिज्म हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा मजे की बातें की हैं, जिससे साबित होता है कि हमने जो बचपन में सीखा हम पूरी जिंदगी वो प्रैक्टिस करते हैं। सिगमंड फ्राइड एक बात कहते हैं कि पास्ट फियर्स रिजल्ट इन एंजाइटी इन अडल्टहुड। जो आपके पास्ट के फियर्स होते हैं, जो बचपन के फियर्स होते हैं, उनकी वजह से जो एंजाइटी आपको अडल्टहुड में होती है, इससे साबित होता है कि आपकी जो इन्फेंसी है, जो आपका बचपना है, उसका कितना रोल है आपकी पूरी लाइफ में। और सिमिलरली जो आपकी पास्ट की सब्जुगेशन है, जिसमें आपने अगर किसी को सब्जुगेट होते हुए देखा है, जैसे आपने अपनी मदर को सब्जुगेट होते हुए देखा है, आपने अपनी किसी बहन को या फिर किसी मोहल्ले में किसी औरत को आपने सब्जुगेट होते हुए देखा है, तो आप वो पूरी प्रैक्टिस लाइफ में करते रहते हैं। देन यू स्टार्ट सब्जुगेटिंग योर वुमेन, योर वाइफ, योर डॉटर्स एज वेल। फिर नैन्सी ने बड़ी एक प्यारी बात कही है अपनी किताब में,
जिस किताब का नाम है फेमिनिटीज, मस्कुलिनिटीज एंड सेक्सुअलिटीज। नैन्सी कहती हैं कि पूरी जो जिंदगी होती है उसमें हमने पूरी जिंदगी में जो एक लर्निंग की है वो पूरी लर्निंग हमने सोशल कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे की है। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो बेटा होता है तो अपनी माँ के नजदीक ज्यादा होता है, और जो लड़की होती है वो अपने फादर के नजदीक ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही मदर और फादर अपने रोल्स को निभाना स्टार्ट करते हैं, फादर स्टार्ट्स बीटिंग हिज वाइफ एंड सन स्टार्ट्स बीटिंग हिज सिस्टर, ये अपने वापस रोल्स में आ जाते हैं। और फिर ये दोनों जो वीक पोजीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल ये दोनों जो एंटिटीज हैं, मदर एंड डॉटर, ये फिर साथ हो जाती हैं, और फादर और सन दोनों साथ हो जाते हैं, क्योंकि इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्रिएट करना स्टार्ट हो जाते हैं कि स्ट्रॉन्ग शुड बी लिविंग टुगेदर एंड वीक्स शुड बी लिविंग टुगेदर। और ये अगर आप ग्राफ अपनी रियल लाइफ में देखें तो बिल्कुल फिट होता है। पहले एक बेटा अपनी मदर से ज्यादा प्यार करता है, फिर एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें वो अपना सब कुछ अपने फादर पे अपने फादर को ना एक इंडिविजुअलाइज करता है कि यार आई वुड बी ब्रेव एज माय फादर इज, आई वोंट बी वीक एज माय मदर इज। सो दिस इज अ लाइफ सर्कल व्हिच कीप्स ऑन गोइंग अकॉर्डिंग टू द नैन्सी चोड्रो। इससे साबित होता है कि साइकोडायनामिक थ्योरी बिल्कुल ठीक है, और सेक्स या फिर जेंडर एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है। फिर आती है आपके पास बड़ी पावरफुल थ्योरी है जिसको हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? मिस उमेमा, यू वांट टू स्पीक? ये बार बार काइंडली अपने हाथ रेज ना करें, जिन्होंने बोलना है वो बोलें, और लेक्चर को प्लीज डिस्टर्ब करने ना दें। थैंक यू। ये बड़ी पावरफुल थ्योरी है। ये थ्योरी कहती है कि आपकी जो सोसाइटी है वो आपको कुछ पॉजिटिव पनिशमेंट सिखाती है, कुछ आपको नेगेटिव पनिशमेंट सिखाती हैं। वो आपको कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कराती हैं, वो आपको कुछ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करवाती हैं। अब फॉर एग्जांपल नाउ व्हाट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? आप अगर फॉर एग्जांपल एक लड़के हैं तो वो आपको कहते हैं कि यार लड़के कभी रोते नहीं है, ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गई आप में बचपन में ही। फिर इससे आपकी एडिशन होती है, दिस इंक्रीजेस योर बिहेवियर ऑफ बीइंग अ बॉय। फिर राइट आफ्टर दैट दे मेक यू टू रिमूव योर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्या रो क्यों रहे हो? तुम तो रोते ही नहीं हो, तुम तो बॉय हो। व्हाई अ बॉय इज वीपिंग? बॉयज नेवर वीप। सो ये वो रीइंफोर्समेंट है। कुछ ऐसी रीइंफोर्समेंट होती है बचपन में जो हम पॉजिटिव करते हैं, कुछ हम नेगेटिव करते हैं। फिर कुछ ऐसी पनिशमेंट्स होती हैं जो पॉजिटिव पनिशमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी लड़की को थप्पड़ मार भी दिया तो खैर है, मारने दो। और कुछ नेगेटिव पनिशमेंट्स होती हैं जो हम फिर अपने औलाद को देते हैं ताकि वो हरकत दोबारा ना करें। दुपट्टा अपने सर पे क्यों नहीं ओढ़ा? वी स्टार्ट बीटिंग समवन। दिस शोज दैट कि वी आर नाउ गिविंग अ नेगेटिव पनिशमेंट टू रिमूव एनी एट्रीब्यूट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ अ जेंडर। इससे साबित होता है कि जो भी आपने सीखा है आज तक, जो आपके कल्चर ने आपको सिखाया है, जो आपके फैमिली नॉर्म्स ने आपको सिखाया है, वो हमेशा रीइंफोर्स होता है आपकी नेचर में अकॉर्डिंग टू योर फैमिली नॉर्म्स, कल्चर, नॉलेज, पावर एंड एवरीथिंग एल्स। फिर आपके पास सोशल लर्निंग थ्योरी आती है। नाउ व्हाट इज सोशल लर्निंग थ्योरी? कि आपको जो कुछ भी आता है आपने सोसाइटी से सीखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये आप हो, अगर जो भी आपने सीखा है या तो आपने अपने एनवायरमेंटल फैक्टर से सीखा है, या तो आपने अपने पर्सनल फैक्टर से सीखा है, या तो आपने अपने बिहेवियर से सीखा है। So therefore, if you are doing anything which is your behavior is allowing you, यानी you are post modernist, या फिर अगर आपके पर्सनल फैक्टर्स आपको इनकरेज करते हैं कुछ करने के लिए, so you are you are a post modernist as well, और modernist as well। पर्सनल फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। और फिर या तो आप अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं, आप अपने सराउंडिंग से सीखते हैं। सो देयरफॉर आपने जो भी सीखा है आज तक अपनी लाइफ में, वो आपने अपने एनवायरमेंट से सीखा है। Sorry, you can even draw this beautiful picture in your paper as well. सोशल लर्निंग थ्योरी का एक ये दूसरा भी डायग्राम है। जो कुछ आप सीखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ एल्बर्ट। ये एल्बर्ट ने थ्योरी दी है। It is based on your observation, it is based on your socialization, it is based on your relationships, your social influence, your observation, your desires, your ये एक उनकी रिसर्च है, बोबो डॉल रिसर्च, के अगर आप एक लड़की को बचपन से ही डॉल दें, फिर उसकी जो भी एज हो, she would start picking a doll forever. This shows that she has inherited this property from the surroundings.
सो देयरफॉर हमने आज तक जो भी सीखा है वो सोशल लर्निंग थ्योरी से सीखा है। अगर किसी ने औरत की इज्जत करना सीखा है तो वो भी उसने सोशल लर्निंग से सीखा है, जिसमें उसका फैमिली इंस्टीट्यूशन सबसे आगे होगा। अगर किसी ने औरत की इज्जत करना नहीं सीखा तो भी उसने सोशल लर्निंग थ्योरी से नहीं सीखा, जिसमें उसकी फैमिली का आगे रोल होगा। सो देयरफॉर हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं, हम जो भी एक्ट करते हैं, इट इज अकॉर्डिंग टू द सोशल लर्निंग थ्योरी। दिस एल्बर्ट सेड अबाउट दिस योर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सोसाइटी। फिर आपके पास आती है सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी। सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी सोशियोलॉजी में भी है। सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी का मकसद ये है कि हमने हर चीज को सिंबल्स दिए हुए हैं। अब नाउ व्हाट आर द सिंबल्स? फॉर एग्जांपल्स, जेंडर में हमने सिंबल्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। फॉर एग्जांपल, हमने वो सिंबल्स अपने नॉलेज में भी रखे हैं, अपने पावर में भी रखे हैं, अपने लैंग्वेज में भी रखे हैं, हमने अपने कल्चर में भी रखे हैं, हमने अपनी मूवीज में भी रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ पिक्चर्स देखते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी की। अब हमने सिंबल्स दिए हुए हैं गुलाब के फूलों को, कि जितने गुलाब के फूल नाजुक होते हैं उतनी औरत नाजुक होती है। दिस शोज दैट हमने जितना कुछ अगर औरत के बारे में कंस्ट्रक्ट किया है वो हमने खुद से सिंबल्स दिए हुए हैं। एंड नाउ एंटायर आवर लाइफ वी हैव बीन फॉलोइंग दोस सिंबल्स। ये जो मेकअप और ये जो मॉडर्न डे जो सारी जो ड्रेसअप होता है वो सारा हमने सिंबल्स दिए हुए हैं। नाउ अ मैन वुड नेवर अप्लाई दिस लिपस्टिक ऑन हिज लिप्स बिकॉज दिस इज सिंबलाइज्ड एज समथिंग व्हिच इज फेमिनाइन। लेकिन आपको पता है एवरीथिंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। यही थ्योरी आपको कहती है कि देखें वो दोनों कुछ भी हो सकते हैं। एक औरत एक टाइम में दोनों कपड़े पहन के मर्द भी हो सकती है, खवातीन भी हो सकती है। फिर आपके पास आती है क्योर थ्योरी। क्योर थ्योरी आके इन सब चीजों को मिला के आपके पास एक ऐसी प्यारी चीज रखती है जिसको हम कहते हैं जेंडर परफॉर्मिटी, जिसको हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। क्योर थ्योरी वाज गिवन बाय जुडिथ बटलर। जुडिथ बटलर ने कहा कि बाइनरी मॉडल है ही नहीं, हमेशा मल्टीपलिसिटी ऑफ द जेंडर है। सो जेंडर इज नॉट फिक्स, जेंडर इज फ्लूइड। अगर आज कुछ हो तो कल आप कुछ और हो सकते हैं। ये आपके पेपर में भी सवाल आया था 2020 में। सवाल था जेंडर हैज मल्टीपल मीनिंग्स, डीकंस्ट्रक्ट जेंडर। यानी वो आपसे क्योर थ्योरी पूछ रहा था और सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर पूछ रहा था, जिसमें आपने सिर्फ ये बताना था कि ये देखें जेंडर हैज मल्टीपल मीनिंग बिकॉज ऑल दीज थ्योरीज बिलीव दैट एवरीथिंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड देयर आर मल्टीपल आइडेंटिटीज एज वेल, जिसमें केयर थ्योरी भी आ जाएगी, जिसमें बाकी कुछ भी आ जाएगा, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। फिर क्योर थ्योरी में यह भी है कि जेंडर दो नहीं है, जेंडर इज नॉट बाइनरी, देयर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ द जेंडर। जेंडर हैज मल्टीपल मीनिंग्स, इवन सिर्फ मर्द और औरत नहीं है उसमें। जेंडर इज परफॉर्म्ड, जेंडर परफॉर्म की जाती है। अभी थोड़ी देर की बात के बाद मैंने जुडिथ बटलर साहबा को, सॉरी साहबा या साहब को जुडिथ बटलर साहब को मैंने आपको साहब कहती हैं। अच्छा, तो हमने जुडिथ साहब को भी मंगवाया है। ही वुड बी लाइव विद अस एंड हम उनसे भी थोड़ी देर में बात करेंगे। एंड जेंडर इज परफॉर्म्ड, जेंडर परफॉर्मिटी को समझ लें। जुडिथ बटलर कहती हैं कि आपको जो जेंडर रोल मिला हुआ था वो आपकी जेंडर नहीं है। जेंडर आपकी वो है जो आप परफॉर्म करते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। अगर मुझे जेंडर रोल लड़के का मिला है लेकिन मैं लड़का नहीं होना चाहता, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज करण जौहर एंड आई वॉज बोर्न एज अ मेल, मैं एक मेल पैदा हुआ था लेकिन माई जेंडर परफॉर्मिटी इज बीइंग बायसेक्सुअल, तो मैं बायसेक्सुअल हो जाऊंगा। जेंडर इज नॉट रिजिड, जेंडर इज फ्लूइड। अभी आते हैं हम जुडिथ साहिबा के पास, लेकिन जुडिथ बटलर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा जेंडर परफॉर्मिटी को देखेंगे कि जेंडर परफॉर्मिटी क्या चीज है। If it is masculine, it would be strong enough. अच्छा सर, आपको ये YouTube स्क्रीन नजर आ रही है? जी बिल्कुल सर, आ रही है। चले जी, आए इस वीडियो को देखते हैं। अब आपको पता चल गया है जेंडर परफॉर्मिटी, जेंडर परफॉर्मिटी क्या है। तो हम थोड़ा देखते हैं कि जेंडर परफॉर्मिटी और जेंडर का ये जो सारा कुछ है, ये जुडिथ बटलर ने अपने किताब जेंडर ट्रबल में शो किया था। अब जेंडर ट्रबल क्या है, अब हम सारा इस 7 मिनट की वीडियो में देखेंगे कि क्या है वो। इट्स अ वेरी गुड वीडियो। अगर आपको कहीं पे लगे कि इसमें कुछ अडल्ट सीन्स हैं तो आप इग्नोर करें प्लीज। This video off by asking you personally about what you think it means to be a man or a woman. What do real men look like? Every hour, every day.
the men of today. What clothes do women wear? What's their body language like? What kind of people do they fall in love with? What kind of language do they use? Paris Hilton. Hi, girl. Hi, gorgeous. I mean, we go way back. The next thing I'd ask is, where do all of these ideas come from? Are they born in you like a natural instinct? Judith Butler challenged all of these traits and even where they come from. And in this video, we're going to look at her work in a little bit more detail. Now, to understand Butler's work, we first need to think about gender in the terms that it's historically always existed in, perhaps even the same terms that you automatically thought of at the start of this video. Theorists like Lucan and Levi Strauss always thought of gender in binary terms, male or female. But the problem with this is it fails to distinguish between sex and gender. Instead, it makes the assumption that if you are born male, you're automatically going to grow up masculine. And if you're born female, you're going to grow up feminine. So like many other great theorists, what Judith Butler did was she pointed out something which in retrospect is incredibly obvious. Sex and gender are different things. Yes, you can be born male or female, but your gender identity, how masculine or feminine you are, that's not born in you. That's something completely separate, which is constructed. And when you stop and think about it, it makes absolute sense, doesn't it? Does someone born female automatically become this? Let's switch over to this brush, because this brush seems like it might work better. The brush that I use for my BB cream. Are males destined to become this from birth? And with a challenge. So the big question now is, if gender isn't born in you, where does your gender identity come from? It makes sense that like most of your understanding of the world around you, it comes from your culture, the people around you, your parents, your friends, stuff on TV. Okay, it's missing something. Really? A purse? It's not a purse. It's a shoulder bag. Looks like a woman's purse. And what we see Now, looks like a woman's purse is a symbolic interaction theory. is the performance of gender that we've seen for generations and generations. They're historic. So we are used to seeing girls wearing pink and boys wearing blue. We're used to young girls playing with Barbie dolls and boys playing with action figures. We're used to teenage boys learning to be overly assertive and aggressive. We're used to girls learning to apply makeup. Butler calls these performances, these rituals that we do every single day, gender performativity. Your belongings don't make you a better man. Your behavior does. Acts performed by people to assert their identity. So rather than these behaviors being the result of gender, Butlers say they are the things that create gender. They define it. So in essence, the more you identify with being a real man or a girly girl, all you're really saying is you conform to society's definition of what males and females are, and you actively perform it. When you put it like that, masculinity and femininity almost seem fake, don't they? And yet they are roles that we do perform. Hello, Halber Stram. Nice try. How the hell are you? Because society has an expectation that you should act a certain way and be in heterosexual relationships based on your sex. Judith Butler calls this phenomenon heteronormativity. Now, Butler says that the media, be it in magazines, movies, TV, they contribute to all of this and reinforce straight gender roles by primarily offering us heteronormative representations. So, in movies, we typically see the stars in straight relationships. We see men acting out their stereotypical assertive behaviors. But I mean, if you have a problem with that, I mean, we can just step outside and figure it out. Okay, there's no problem. We see women dressed like this in music videos and perform sexually gratifying roles for men, and then we re-perform it in society. And then, just as important as what we do see is what we don't see in the media. The comparative lack of homosexual, transgender representations in the media reinforces the dominant ideology that men and women should default to heterosexual relationships and perform traditional gender roles. Now, I'm not saying there aren't films with gay characters and trans characters, of course there are, but my point is they are the minority in mainstream cinema. Now, the result of all this, according to Butler, has been damaging for non-binary, non-heterosexual identities and creates gender trouble. People who don't fit the mold have difficulty and pain performing their non-heterosexual identity.
Think about all the times you've seen a gay or a trans character in a soap opera who's absolutely torn up about coming out. Well, let me guess. You got somebody pregnant. Or a trans character who undergoes traumatic surgery to undergo their transition. This all reinforces the idea that people should be heterosexual. The alternative is just too painful. Let's look at Brokeback Mountain as an example. We're presented with a gay relationship, which is good in terms of representing something other than heterosexual expectations. But the narrative is largely about this being a forbidden relationship, which is fitting in terms of the context of mid-20th century America, but nonetheless reminds us that homosexuality is not the hetero norm. So what do we do about this gender trouble? Butler says the key to breaking the link between sex and gender is to actively perform subversive gender roles. Men painting their nails, wearing makeup, women wearing suits. Remember, not only are these items man-made, but the categorization of them being for only women or only men is also man-made. Jaden Smith is a great pioneer of this, who is actively seen sporting a dress, or Kristen Stewart wearing a suit. These progressive young people are paving the way for people to be allowed to perform their own gender identity, not one which is enforced on them by society. So that's all there is for this one, guys. It's a really, really great theory. So this was a quick review of Judith Butler's gender performativity. And with this note, guys, हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे और बाकी की चीजें कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. स्लाइड्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगी. And so on this note, I, Waqas Zulfikar Sanghi, now would take your leave. If there are any other questions, we would address them in the upcoming class. See you all. Allah Hafiz. दुआ में याद रखें.